सीन स्टार्ट होता है हुआशिया के शहर से, जहां पांडा और वो एंशिएंट सी क्रिएचर आपस में लड़ रहे थे। बैटल जिसमें लग रहा था कि पांडा अपर हैंड पा चुका है, क्योंकि पांडा अपने सीक्रेट मूव को यूज करने लगा था। अपने सबसे पावरफुल अटैक क्रिम्सन लोटस सोलर फ्लेयर स्पीयर को उस एंशिएंट सी क्रिएचर पे अनलीश करने लगा था। सब लोग सोचने लगे थे कि पांडा अब जीतने वाला है, आखिरकार कोई तो उस एंशिएंट सी क्रिएचर को हराने वाला है। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जो उसके भाग्य में लिखा था वो भला कैसे बदल सकता था। जैसे ही पांडा क्रिम्सन लोटस सोलर फ्लेयर स्पीयर को एक्टिवेट करके उस एंशिएंट सी क्रिएचर पे बार बार बरसता है, पांडा उस एंशिएंट सी क्रिएचर को छल्ली कर देता है, उसके मुंह से खून की उल्टी निकाल देता है। वो तो उस एंशिएंट सी क्रिएचर को बार बार धमकाने भी लगता है कि वो वहाँ उसके हाथों मरने के लिए ही आया है। उसके लिए यही अच्छा होता कि वो समंदर के अंदर ही रहता, इंसानों के शहर से दूर ही रहता। माहौल ऐसा बन गया था कि सब लोग पांडा को चीयर करने लगे थे। वो जीतने वाला है बोल के गुर्र करने लगी थी, और वो ऐसा सोचे भी क्यों ना, क्योंकि बैटल को देख के तो यही लग रहा था कि वो एंशिएंट सी क्रिएचर अब लड़ नहीं पाएगा। पर उनको कहाँ पता था कि बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके भरोसे को आग देख के पांडा एक एक्सप्लोजन करता है, एक ऐसा एक्सप्लोजन जिससे आधी हुआशिया शहर तबाह हो जाता है। पर फिर भी न्यूज रिपोर्टर और उसके कैमरामैन को कुछ नहीं होता है। वो अब भी लाइव ब्रॉडकास्ट कर ही रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सब लोग अपनी उम्मीद पांडा पे ही लगाए होते हैं। जैसे ही एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट शांत होता है और कैमरे पे व्यू आने लगती है, ब्रॉडकास्ट होते व्यू को देख के सबका दिल बैठ जाता है। चारों तरफ हॉरर फैलने लगती है। कैमरा पे दिख रहा होता है कि पांडा के एक्सप्लोजन से उस एंशिएंट सी क्रिएचर को कुछ नहीं हुआ होता है। उल्टा वो एंशिएंट सी क्रिएचर पांडा को लाचार करके उसे अपने जजेंटिक टेंटकल में जकड़ लिया होता है। वो एंशिएंट सी क्रिएचर वहीं पे नहीं रुकता, वो तो पांडा को बार बार जमीन पे पटकने लगता है। सीन वाकई बहुत हॉरिफाइंग था। ह्यूमंस का होप धीरे धीरे बुझने लगा था। कुछ व्यूअर्स तो इमोशनल होके रोने भी लगे थे, या फिर पता नहीं इमोशनल ना होके वो डर के मारे रोने लगे थे। बैटलफील्ड में पांडा के बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी। वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर फिर भी वो बैटलफील्ड को छोड़ के जा नहीं रहा था। ऐसी हालत में भी वो चीखने लगता है। वो चीख दर्द के मारे नहीं बल्कि इमोशन के मारे निकल रहा होता है। पांडा एक ही नाम को बार बार चिल्ला रहा होता है, और उस इंसान को बचाने के लिए पांडा मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पांडा का बेस्ट फ्रेंड साओ आई होती है, जो अंडरग्राउंड बंकर में छिप के अनफोल्ड होते सिनेरियो को देख रही होती है। इमोशनल होके वो तो फुट फुट के रो भी रही होती है। वो बाहर जाके पांडा का मदद करना चाहती थी, पर बाहर जा नहीं पा रही थी। वैसे उसको कोई बांध के नहीं रखा था, पर साओ आई अगर बाहर चली जाए तो इजीली मारी जा सकती थी। इसीलिए उसके सुपीरियर्स उसको बाहर जाने नहीं दे रहे थे। एक तरीके से वो उसके भले के बारे में ही सोच रहे थे। दूसरी तरफ पांडा अधमरी हालत में भी उस एंशिएंट सी क्रिएचर से फिर से भिड़ने लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उस एंशिएंट सी क्रिएचर के जाल में वो फंस जाता है। सीन शिफ्ट होता है जियू के पास, जिसके पास साउकिंग आई होती है। वैसे वो पांडा के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आई होती है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से पांडा हुआशिया शहर में ही पला बढ़ा था। उसको कुल मिला के 9 लोग संभालते थे, और साओ आई उन्हीं में से एक थी। उन 9 लोगों के बारे में साओ किंग इंफॉर्मेशन भी लेके आई थी। उन 9 लोगों में से कोई भी अभी तक हुआशिया शहर को छोड़ के नहीं गया था, ना ही उनका नेम मरने वालों की लिस्ट में था। मतलब अभी तक वो लोग हुआशिया शहर में ही कहीं पे छिपे थे, और शायद इसीलिए पांडा अपने जान को दांव पे लगा के उस एंशिएंट सी क्रिएचर से ऐसे लड़ रहा था। साओ किंग और जियू के बातों से हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग जल्दी से जल्दी हुआशिया शहर में पहुंचना चाहते थे, पर उनको पहुंचते पहुंचते 1 महीने का टाइम लग जाएगा। वहीं फेडरेशन भी पांडा के बारे में डिस्कस कर रहा था। जियू की तरह वो भी पांडा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। उनके जासूसों से हमें ये इंफॉर्मेशन पता चलता है कि पांडा आयरन कॉर्प्स का हिस्सा नहीं है। वो उनकी तरह दिखता जरूर है, पर आयरन कॉर्प्स में शामिल होने से पहले जू से भागा हुआ वो एक अनटेम्ड पांडा है। अच्छा व्यूअर्स, ये बताओ तो आयरन कॉर्प्स का जिक्र पहले कौन से एपिसोड में हुआ था? फेडरेशन का हेड सोच में पड़ गया था कि पांडा भला उनकी मदद क्यों कर रहा है। पर फिलहाल के लिए तो पांडा हार चुका है, इसलिए हुआशिया शहर के सिटीजन्स को बचाने का जिम्मा अब फेडरेशन के ऊपर आ चुका है। फेडरेशन के आयरन कॉर्प्स तो हुआशिया शहर के अंदर नहीं जा सकती थी, क्योंकि शहर के अंदर जाने का रास्ता वो एंशिएंट सी क्रिएचर ब्लॉक कर चुका था। वो हुआशिया शहर पे एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको वो एंशिएंट सी क्रिएचर इजीली डिटेक्ट कर सकता था और रास्ते में ही उनको मार सकता था।
उनकी उम्मीद अब ड्रैगन कॉर्प्स पे था। फेडरेशन के ड्रैगन कॉर्प्स वही सुपर ह्यूमन थे जो सेलेस्टियल फ्लावर को लाने के लिए डिप्लॉय हुए थे और डिमोनिक बुल को जोरदार टक्कर दिए थे। वैसे वो यूनिट तो मारा गया था, पर फेडरेशन के पास ड्रैगन कॉर्प्स की यूनिट्स का कोई कमी नहीं था। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ रहा था। ड्रैगन कॉर्प्स के पावरफुल यूनिट्स को गैदर होते होते और हुआशिया शहर तक पहुँचते पहुँचते 1 महीने का टाइम लगने वाला था। प्रॉब्लम जीयू और फेडरेशन के लिए एक ही था, इसीलिए फेडरेशन का हेड और जीयू पहली बार एक ही चीज को बोलते हैं कि उनको रिजल्ट 10 दिन के अंदर ही चाहिए। वो लोग हमला सामने से ही करेंगे। पैंडा के साथ साथ दूसरे रेफ्यूजीज को भी वो बचाएंगे। सीन शिफ्ट होता है हुआशिया के शहर में, जहाँ भूकंप आ रहा था और ये भूकंप वो एंशिएंट सी क्रिएचर ला रहा था। वो एंशिएंट सी क्रिएचर अब अर्थ मैनिपुलेशन स्किल सीख चुका था। धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहा था। अचानक वो एंशिएंट सी क्रिएचर गर्जन देने लगता है और ग्रीन स्लाइमी चीजों को अपने मुंह से निकालने लगता है। वो स्लाइमी लिक्विड धीरे धीरे मॉन्स्टरस फॉर्म लेने लगते हैं, ड्रैगनिक डीमोनिक चीजों में तब्दील होने लगते हैं और देखते ही देखते उस एंशिएंट सी क्रिएचर की एक आर्मी उठ खड़ी होती है। वहीं वो एंशिएंट सी क्रिएचर अपने आप को एक ककून में लपेट लेता है। बटरफ्लाई के कैटरपिलर की तरह वो इवोल्यूशन के स्टेज में अपना पैर रख लेता है, जहाँ एक तरफ पूरे हुआशिया शहर में मॉन्स्टरस बीस्ट अपना आतंक मचाने लगते हैं, हुआशिया शहर को लिविंग हेल में ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं, अपने मास्टर के नेस्ट को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहीं फेडरेशन उस एंशिएंट सी क्रिएचर पे फिर से रिसर्च करने लगता है और रिसर्च के हिसाब से फेडरेशन उस एंशिएंट सी क्रिएचर को एक नाम भी देता है। फेडरेशन उस एंशिएंट सी क्रिएचर को ऑस्ट्रेलियन बोल के नाम देता है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से ही पैदा हुआ था। पहली बार फेडरेशन और जीयू एक ही साइड से कुछ करने वाले थे, फुल फोर्स के साथ उस एंशिएंट सी क्रिएचर से लड़ने वाले थे। क्योंकि वो दोनों एक ही साइड से लड़ने वाले थे, तो क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने वाले थे या एक दूसरे के काम में वो टांग अड़ाने वाले थे, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। वहीं वो एंशिएंट सी क्रिएचर भी इवॉल्व होने वाला था, एक न्यू क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होने वाला था। क्या पता वो क्रिएचर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें गॉडजिला फिल्म के मोनार्क याद दिला दे। सीन स्टार्ट होता है हुआशिया के शहर से, जहां ऑस्ट्रेलिया से पैदा हुए मॉन्स्टर्स आतंक मचा रहे थे, शहर की पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनके सामने जो भी आया उनको मार के वो लोग उनको ऑस्ट्रेलिया के ककून के सामने डाल रहे थे। चाहे ऑस्ट्रेलिया थोड़ी देर के लिए हिलडुल नहीं पा रहा था, पर उसके क्रिएचर्स उसके हाथ पैर बने थे, उसके लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे। वहीं पे छिप के न्यूज रिपोर्टर्स सब कुछ देख रहे थे, होने वाले इंसिडेंट का लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। वो लोग तो ऑस्ट्रेलिया से जन्मे क्रिएचर्स का शैडो डीमंस बोल के नाम भी दिए थे, और ये शैडो डीमंस भी कई तरीके के थे। आसमान में उड़ने वाले ड्रैगन जैसे दिखने वाले शैडो डीमंस, जमीन में ऑस्ट्रेलिया को प्रोटेक्ट करते गार्डियन शैडो डीमन, और लास्ट में वर्कर शैडो डीमंस जो ह्यूमंस को जमा कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को खाना प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसे इंसिडेंट को देख ह्यूमंस भी सोच में पड़ गए थे कि अगर ये बीस्ट इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं तो क्या इंसान उनको हरा पाएंगे? बीस्ट और ह्यूमंस के बीच लड़ाई में क्या इंसान जीत पाएंगे? लाइव देख के सब लोग सोच रहे थे कि कुछ करना है तो जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बीस्ट इवॉल्व हो गया तो ह्यूमैनिटी का नामो निशान मिटा देगा। तभी कुछ शैडो डीमंस एक आदमी का पीछा करने लगते हैं, उसको मारने के लिए उसे दौड़ाने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाए, पैंडा में सवार होकर एक लड़की वहां आ जाती है। वो लड़की साओजी थी और अपने पैंडा के स्किल शैटरिंग रोल को यूज करते हुए वो पीछा करते शैडो डीमंस को खत्म कर दी थी, और साथ ही साथ उस आदमी को रेस्क्यू करके अपने साथ रेस्क्यू शेल्टर पे ले आई थी। हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस रेस्क्यू शेल्टर पे बहुत सारे लोग पनाह लिए थे, और उन सबको खाना पीना भी साओजी ही प्रोवाइड कर रही थी। उन्हीं रेस्क्यूअर्स में पैंडा की बेस्ट फ्रेंड साओ आई भी थी। साओ आई और साओजी की बातों से हमें पता चलता है कि रेस्क्यू शेल्टर का माहौल धीरे धीरे खराब होने लगा था। इतने सारे लोगों का पेट भरना कोई आसान काम नहीं था। अगर जल्दी से जल्दी बाहर से कोई उनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आता तो उनका मरना पक्का था। बीस्ट के हाथों से नहीं तो भूख से मरना पक्का था। दोनों ऐसे ही बातचीत कर ही रहे थे कि रेस्क्यू सेंटर का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है, जो आने वाले खतरे का इंडिकेशन होता
है। जब सब लोग अपनी नजर बाहर घुमाते हैं तब वो लोग शैडो डीमंस को अपने पास आते देखते हैं और वो थोड़े बहुत शैडो डीमंस नहीं थे, उनकी ओर तो शैडो डीमंस का पूरी गैंग आ रहे थे। प्रोटेक्शन लेयर को तोड़ के दीवार को फाड़ के शैडो डीमंस इंसानों को किडनैप करने के लिए आ रहे थे। माहौल को देख के साउजी बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों को वहाँ से चले जाके अंडरग्राउंड केव्स में छिपने को बोल देती है और हट्टी कट्टी नौजवानों को अपने साथ हथियार उठा के शैडो डीमंस के साथ लड़ने के लिए वहाँ रोक लेती है। लोग शैडो डीमंस पे गोलियां चलाते हैं, तलवार और भालों से शैडो डीमंस पे वो लोग अटैक करते हैं, पर उनके अटैक का, गोलियों का शैडो डीमंस पे कोई असर नहीं होता। उल्टा वो लोग शैडो डीमन का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए मजबूरी में जितने भी लोग बचे थे वो चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं और उनको एस्केप होने में मदद साउजी कर रही थी। साउजी का पांडा सानबाओ कर रहा था। सानबाओ पहले से ही बहुत घायल हो चुका था और इस हालत में भी वो दूसरों को डिफेंड कर रहा था। इसलिए साउजी उसके बारे में बहुत चिंता कर रही थी क्योंकि वो उसको खोना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ साओ आई शैडो डीमंस का सामना अपनी गोलियों से कर रही थी। यूं तो उसे भी पता था कि वो शैडो डीमंस का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, पर फिर भी अपने बेस्ट फ्रेंड पांडा के लिए वो हार मानना नहीं चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है हुआशिया के शहर में, हुआशिया शहर के ऊपरी सरफेस में, जहाँ तेजदार गति से पेरिगिन फॉल्कन्स आ चुके थे। मतलब वो जियो के आने का संदेशा दे रहे थे। जियो भी अब बहुत दूर नहीं था। अपने जेनेटिक साइज और अपने फुल फोर्स के साथ, अपने बीस्ट आर्मी के साथ वो हुआशिया शहर की ओर ही बढ़ रहा था और वो इतनी तेजी से आ रहा था कि रास्ते भर में वो भूकंप ला रहा था। सीन शिफ्ट होता है फेडरेशन के हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे थे। रिसेंट इवेंट्स के वो अपडेट लेके आ रहे थे। रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि उनका प्लान मोशन में आ चुका है। हेवी आर्मर फोर्स तो अभी तक हुआशिया शहर के अंदर नहीं जा पाया है क्योंकि रास्ता अभी तक ब्लॉक है, पर ट्रांसेंड लेवल के सुपर ह्यूमंस का एक टीम हुआशिया शहर के अंदर जरूर एंट्री मार चुका है। उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि यान सिटी से साउलिंग भी एक बड़ी फोर्स के साथ हुआशिया शहर की ओर ही बढ़ रही है। सिर्फ साउलिंग ही नहीं, बाई एम्परर सिटी से वांग हाओ और हुई सिटी से इनहैन भी हुआशिया शहर की ओर ही बढ़ रहे थे और वो लोग कल तक हुआशिया शहर पे पहुंच जाने वाले थे। फेडरेशन को तो सुपरनेचुरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से भी एक मैसेज आया था। मैसेज की हुआशिया शहर की ओर एक पावरफुल क्रिएचर बढ़ रहा है जिसका स्पिरिचुअल पावर लेवल 4 मिलियन से भी ज्यादा है। सीन शिफ्ट होता है हुआशिया के शहर में, जहां ड्रैगन टीम का कैप्टन अपने सुपर ह्यूमन सबऑर्डिनेट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया से लड़ने के लिए आया था, पर वो लोग डायरेक्टली लड़ाई में नहीं कूदते हैं बल्कि एक ऊंची चट्टान में रह के सब कुछ वो ऑब्जर्व करते हैं। उनके ऑब्जर्वेशन से उनको पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया अभी बहुत कमजोर है, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए वो शैडो डीमंस को स्पॉन किया है। जो भी करना होगा उनको जल्दी ही करना होगा क्योंकि अगर वो अपने प्लान में फेल हुए तो इंसानों का एनाइलेट होना पक्का था। सब कुछ ध्यान में रख के वो लोग एक प्लान करते हैं। प्लान के ऑस्ट्रेलिया को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मारना है। बॉम्ब को उसके अंदर लेके एक्सप्लोड करना है। प्लान को एक्टिव करते हुए बाइजू एक सेकंड ट्रांसेंड लेवल का सुपर ह्यूमन मरने का नाटक करने लगता है ताकि उसे शैडो डीमंस ऑस्ट्रेलिया के पास लेके जाएं। और जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचेगा, ऑस्ट्रेलिया उसे खाने की कोशिश करेगा। बाइजू ऑस्ट्रेलिया के मुंह के अंदर एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स को फेंक देगा। तभी उसके दूसरे टीम मेंबर्स शैडो डीमंस से लड़ने लगेंगे, एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। उसी वक्त हॉन्ग इंग, एक दूसरा ट्रांसेंड लेवल का सुपर ह्यूमन, अपने स्टेल्थ एबिलिटी को यूज करते हुए बाइजू को वहां से निकाल लेगा और बॉम्ब्स को डेटोनेट कर देगा। वैसे सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ। बाइजू का मरने का नाटक करना, उसको शैडो डीमंस के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के पास लेके जाना और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के मुंह के अंदर बॉम्ब फेंकना और डिस्ट्रैक्शन भी प्लान के हिसाब से ही हुआ। पर जैसे ही बाइजू के टीममेट्स गोलियों की बरसात करने लगे, हॉन्ग इन और बाइजू को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने लगे, तभी हॉन्ग इन से एक गलती हो जाता है। एम वक्त पे वो बॉम्ब को डेटोनेट कर ही नहीं पाता है और तो और वो शैडो डीमंस का खाना बन जाता है। प्लान गड़बड़ा जा चुका होता है। शैडो डीमंस चारों तरफ फैल चुके होते हैं। वो तो बाइजू को भी अपने खाना बनाने के फिराक में होते हैं, पर बाइजू किसी तरह से उनके चंगुल से बच जाता है। पर वो वहाँ से भागता नहीं बल्कि वो उल्टा शैडो डीमन से लड़ने लगता है। तभी कुछ अटपटा होता है, जो नहीं होना था वही होता है। कुछ शैडो डीमंस इवॉल्व हो जाते हैं, ग्रीन कलर से रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पहले से ज्यादा बड़े, पावरफुल और सेकंड ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच जाते हैं। बैटल अभी वन साइडेड हो चुका था। शैडो डीमंस के द्वारा ड्रैगन टीम मारा जा रहा
रहा था। सीन को ऐसे अनफोल्ड होते देख ड्रैगन टीम का कैप्टन सब कुछ अपने कंधों पे ले लेता है। शैडो डीमन से लड़के मौत से बचते बचाते वो होंग इन के हाथों से डेटोनेशन का बटन ले आता है और जैसे ही वो डेटोनेशन बटन को क्लिक करता है एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन जहाँ पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से खत्म हो गया था, रेन ऑफ टेरर खत्म हो चुका था। पर क्या सच में ऐसा हुआ था? ये तो फ्यूचर ही बता सकता था। सीन स्टार्ट होता है एक धमाके से, धमाका जो ड्रैगन टीम का कैप्टन किया था। ड्रैगन टीम के ज्यादातर लोग मर चुके थे और ये एक्सप्लोजन ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उम्मीद की वो एक्सप्लोजन ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर देगा, इंसानों को उस क्रिटिकल सिचुएशन से उबार लेगा। इसीलिए ड्रैगन टीम का कैप्टन एक्सप्लोजन को देख खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि उसकी टीममेट्स का मरना बेकार नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया को आखिरकार उन्होंने हरा ही दिया। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो ड्रैगन टीम के कैप्टन ने सोचा भी नहीं था। इवॉल्व हुआ एक शैडो डीमन ड्रैगन टीम के कैप्टन के पास आता है और वो वहां आके हमला नहीं करता बल्कि घुटनों में आ जाता है, झुक जाता है। तब ड्रैगन टीम के कैप्टन को एहसास होता है कि ऑस्ट्रेलिया द बेहमत अभी तक मरा नहीं है। जब ब्लास्ट का धुआं हटता है ऑस्ट्रेलिया सबके सामने आता है। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया इवॉल्व हो चुका था, अपने ककून को तोड़ के बाहर आ चुका था। अब उसका न्यू फॉर्म एक मौत की तरह था, एक सिल्क मौत की तरह था। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया अपने न्यू फॉर्म में अपने पंख फैलाता है चारों तरफ आंधी तूफान आ जाता है, एक डेंजरस ऑरा रिलीज होने लगता है। ऐसे नजारों को देख ड्रैगन टीम का कैप्टन अब सारी उम्मीदें खो चुका था और बैठे बिठाए मौत का इंतजार कर रहा था। और मौत उसे मिलता भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उसे पूरा ही निगल लेता है। उसी शहर के बाहर आर्मर फोर्स रुके हुए थे और वो लोग ब्लॉक्ड हुए रास्ते पे ब्लास्ट करते जा रहे थे। तभी अचानक ब्लॉक्ड हुआ रास्ता क्लियर हो जाता है, आर्मर्ड फोर्स के लिए एक रास्ता बन जाता है। लग रहा था मानो कि हुआशा शहर उनको आगे से बुला रहा हो, उनको वेलकम कर रहा हो। आर्मर्ड फोर्स को कुछ अजीब तो लगता है पर फिर भी वो अपना चांस लेते हैं और हुआशा शहर के अंदर घुस जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सुपरमार्केट पे जहां हुआशिया शहर के सिटीजन्स शैडो डीमन से छिप रहे थे, चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे। उन्हीं सिटीजन्स में साओ आई और साओ जी भी थी। सुपरमार्केट में छुपे हुए उनको 2 दिन हो चुका था, खाना पीना खत्म हो चुका था। यूं तो वो लोग सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे पर फिर भी उनके स्मेल का पीछा करते करते शैडो डीमंस वहां आ धमके थे। सुपरमार्केट को चारों ओर से घेरने लगे थे। छिपे हुए सिटीजन्स लड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो पहले से ही लड़ लड़ के थक चुके थे और वो खाना पीना ढूंढने बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर जाना मरने के समान था। मतलब ऑल टोटल उनका मरना पक्का था। तभी दीवार फोड़ के एक शैडो डीमन सुपरमार्केट के अंदर चला आता है और उसके पीछे पीछे उसके कॉम्पेनियंस भी आ जाते हैं। साओ जी और साओ आई पांडा के साथ मिलके शैडो डीमंस के साथ लड़ने की कोशिश तो करते हैं पर शैडो डीमंस क्वांटिटी में बहुत ज्यादा थे, इसीलिए वो धीरे धीरे ओवरवेल्म होने लगते हैं। जब सब सोच लिए थे कि वो लोग मरने वाले हैं, अपने लास्ट टाइम पे आ चुके हैं, तभी एक भूकंप आता है, धरती जोर जोर से हिलने लगता है और जितने भी शैडो डीमंस सुपरमार्केट के अंदर आ रहे थे उनको एक जायंटिक एलिगेटर जैसे दिखने वाला बीस्ट एक ही निवाले में निगल लेता है और इसी के साथ मिस्टी माउंटेन की एंट्री हुआशिया शहर में हो जाता है। जब सब लोग सुपरमार्केट के बाहर जाते हैं तब वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ से एनॉर्मस ट्री रूट्स निकलने लगे हैं जो शैडो डीमंस को कुचल रहे हैं। उसी के साथ साथ उनको मिस्टी माउंटेन के न्यूमरस बीस्ट भी दिखने लगते हैं। जियू अपने फुल फोर्स के साथ हुआशिया शहर में एंट्री मार चुका था पर जियू को देख के, जियू के जायंटिक बीस्ट को देख के हुआशिया शहर के सिटीजन्स घबराने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि डीमनिक ट्री वहां आ चुका है, मतलब उन सबको वो निगलने वाला है। तब जियू उन सबको एक सवाल पूछता है, सवाल कि उनमें से साओ आई कौन है। जब जियू को पता चल जाता है कि साओ आई सुरक्षित है तब सारे सिटीजन्स को वो एक प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस कि वो उन सबको बचाएगा। पैंडा ने जो अधूरा छोड़ा था उसको वो कंप्लीट करेगा, पैंडा के वचन को पूरा करेगा। जियू तो सारे सिटीजन्स का पेट भरने के लिए खाने से भरा हुआ एक जायंट क्रेट भी दे देता है और गोरिल्ला, एंशिएंट टेम्पोरल एलिगेटर, क्यानकिन, किंगजाओ, वाइल्ड बोर, विंडुल्फ और दूसरे कुछ बीस्ट को सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ छोड़ देता है और कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के व्हाइट टाइगर, टायरानोसोरस रेक्स, नाइनटेल फॉक्स, डिमोनिक काउ और दूसरे कुछ बीस्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया से लड़ने के लिए चला जाता है।
हुआशिया शहर में ऑस्ट्रेलित जियो का आना महसूस कर चुका था, क्योंकि जियो का स्पिरिचुअल ऑरा इतना पावरफुल जो था। पर ऑस्ट्रेलित जियो से घबरा नहीं रहा था, बल्कि वो तो जियो का इंतजार कर रहा था। जियो को मार के वो अपना और अपने शैडो डीमंस का पेट भरना चाहता था। जियो की स्पिरिचुअल एनर्जी से वो नहाना चाहता था और ज्यादा पावरफुल होना चाहता था। जहाँ एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का स्पिरिचुअल पावर 13 मिलियन के आसपास था, वहीं जियो का बस 9 मिलियन था। अभी के लिए तो पल्ला ऑस्ट्रेलिया की ओर ही भारी था। इंसिडेंट को ऐसे मोड़ लेते लेते न्यूज रिपोर्टर अपने कैमरामैन के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी। पर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया इवॉल्व हुआ था, अपने मौत के फॉर्म में आया था, मैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी की वजह से सिग्नल जाम हो रखा था, मतलब लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो गया था। पर जैसे ही जियो शहर के अंदर एंट्री मारता है, नेटवर्क फिर से चलने लगता है। जियो और ऑस्ट्रेलिया के आमने सामने का किस्सा मास मीडिया में फैलने लगता है। मल्टीमीडिया नेटवर्क्स में तो बोली भी लगने लगता है, बोली कि जियो द डिमोनिक ट्री इंसानों की तरफ है, क्योंकि अगर डिमोनिक ट्री हार गया तो इंसानों का इनहाइलेशन पक्का है। न्यूज देख के लोग बौखलाने लगते हैं, जहाँ कुछ लोग बोलने लगते हैं कि डिमोनिक ट्री मिस्टी माउंटेन से इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे आ गया, क्या वो अपने एरिया को बढ़ा रहा है, क्या हम सब लोग सच में मरने वाले हैं। वहीं कुछ लोग जादू टोना करने लगते हैं, तंत्र मंत्र करके ऑस्ट्रेलिया तो डिमोनिक ट्री दोनों को मारने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ लोग तो सब कुछ भगवान की मर्जी है बोल के सब कुछ ऊपर वाले पे ही छोड़ देते हैं। वहीं फेडरेशन का हेड दुविधा में पड़ चुका होता है, क्योंकि उसके लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई होता है। दोनों के दोनों बीस्ट बहुत पावरफुल थे और उन दोनों के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब भी बेकार थे। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया और जियो आमने सामने आते हैं, देखने वालों को लगता है कि मानो दो मोनार्क आमने सामने हो। उसी बीच नाइनटेल फॉक्स जियो को एक बात बताता है। नाइनटेल फॉक्स के हिसाब से वहाँ कुछ गड़बड़ था, क्योंकि नाइनटेल फॉक्स ऑस्ट्रेलिया की स्पिरिचुअल पावर को महसूस तो कर पा रहा था, पर ऑस्ट्रेलिया की लाइफ ऑफ एसेंस बिल्कुल जियो की तरह ही था, जिसपे जियो भी एग्री करता है। जियो और दूसरे बीस्ट ऑस्ट्रेलिया के ऑरा को भी महसूस कर पा रहे थे, जो कि बहुत पावरफुल था, केओटिक था और तो और अनसेटलिंग था। तभी ऑस्ट्रेलिया जियो से बातें करने लगता है। वो जियो को वेलकम करता है। वो बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि जियो द विलो ट्री वहाँ आ रहा है, और ये सब उसे पैंडा से पता चला है, जो कि अब भी उसके पेट में जिंदा है। तब जियो को समझ में आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का लाइफ ऑफ एसेंस उसके जैसा कैसे है। वो लाइफ ऑफ एसेंस तो जियो का ही है, जो ऑस्ट्रेलिया के पेट से आ रहा है, पैंडा से आ रहा है। ये सब सुन के इन्फॉर्मेशन पा के जियो ऑस्ट्रेलिया को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि पैंडा अभी तक जिंदा है। अब जियो हर मुमकिन कोशिश करेगा और किसी भी हाल में पैंडा को बचाएगा। दोनों ओर से ही लड़ाई का डंका बज जाता है। ऑस्ट्रेलिया के शैडो डीमंस और जियो के बीस्ट के बीच वॉर छिड़ जाता है, जहां आर्टिक स्नो बेयर थंडर माइट स्किल यूज करते हुए अपने थंडर बोल्ट से शैडो डीमंस को भूनने लगता है। वहीं बुल डीमन अपने बैटल एक्स से शैडो डीमंस के टुकड़े करने लगता है। बैटल में तो टायरानोसोरस रेक्स भी था, जो अपने गर्जन से अपने सुपरसोनिक वेव से शैडो डीमंस के चिथड़े उड़ा रहा था। इन सब के बीच नाइनटेल फॉक्स कैसे पीछे रह सकती थी। वो अपने बर्निंग फ्लेम थ्रोअर से एनिमी क्राउड को भून के रख रही थी। वैसे बैटल तो बस अभी शुरू ही हुआ था, दोनों मोनार्क्स का लड़ना अब भी बाकी था। सीन सेट होता है हुआशिया के शहर से, जहां बहुत बड़ी बैटल की शुरुआत हो चुकी थी। जियो के बीस्ट और ऑस्ट्रेलिया के शैडो डीमंस आमने सामने थे और धमाकेदार बैटल कर रहे थे। जहां व्हाइट टाइगर शैडो डीमन से जूझ रहा था, वहीं आर्टिक स्नो बेयर अपने थंडरबोल्ट अटैक से शैडो डीमंस को फ्राई कर रहा था। वैसे तो टायरानोसोरस रेक्स भी शैडो डीमंस को चीर फाड़ के रख रहा था और अपने सुपरसोनिक साउंड से शैडो डीमंस को पागल कर रहा था। वहीं नाइनटेल फॉक्स भी थी, जो एरिया डैमेज दे रही थी, एक साथ कई सारे शैडो डीमंस को जला के रख रही थी। पर बैटल उतने तक सीमित नहीं था, वहाँ तो अब मोनार्क्स का भी बैटल शुरू हो गया था। जियो और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे और वहाँ पे सबसे पहला अटैक जियो ने किया था, पर जियो के पेनिट्रेटिंग रूट को ऑस्ट्रेलिया इजीली ब्लॉक कर दिया था। उसका विंग्स उसका सुरक्षा कवच बन गया था। पर ऑस्ट्रेलिया उतने में नहीं रुकता, वो अपने टेंटिकल से जियो पे वार करने लगता है। इतना डेंजरस अटैक कि जियो का बॉडी पैरालाइज होने लगता है, क्रिटिकल डैमेज पाने लगता है। अपने सक्सेसफुल अटैक से जहां ऑस्ट्रेलिया खुश हो रहा था, वहीं जियो अपने बारे में नहीं
बल्कि दूसरों के बारे में सोच रहा था। जियो सोच रहा था कि अगर लड़ाई शहर के बीचों बीच हुआ तो बैटल के इफेक्ट से उसके क्रिएचर्स भी डैमेज लेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि बैटल को कहीं और ले लिया जाए। पर ये बातें ऑस्ट्रेलिया को कहाँ समझ में आने वाला था। वो भला दूसरों के बारे में क्यों सोचे, उसका तो मेन मकसद बस स्ट्रॉन्गर बनना था। तभी तो जियो जब सोच में पड़ा था, मौके का चौका उठा के ऑस्ट्रेलिया जियो पे डेडली वार कर लेता है, उसको टुकड़ों में बांट के निगल लेता है। पर क्या बैटल इतनी जल्दी खत्म होने वाला था? बिल्कुल नहीं। तब से लेके अब तक ऑस्ट्रेलिया जिसे जियो समझ के लड़ रहा था वो तो जियो था ही नहीं। जियो तो अपने हेलुसिनोजेनिक स्किल को एक्टिवेट किया था और ऑस्ट्रेलिया को हेलुसिनेशन दिखा रहा था, मतलब ऑस्ट्रेलिया को वहम हो रहा था। जब ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत के गुरूर में हंस रहा था तब उसके पीछे से एक आवाज आती है, आवाज जिसे सुन के ऑस्ट्रेलिया चौंक जाता है। अबे कीड़े, तुम हंस क्यों रहे हो बोल के जियो जजेंटिक हो जाता है और अपनी रूट के एक ही स्विंग से ऑस्ट्रेलिया को कई किलोमीटर दूर फेंक देता है, शहर के बाहर फेंक देता है। जियो ऑस्ट्रेलिया को जहाँ फेंका था वो ऑस्ट्रेलिया का ब्रीडिंग ग्राउंड था, मतलब वहाँ ऑस्ट्रेलिया के लाखों करोड़ों अंडे थे। वैसे ऑस्ट्रेलिया के वहाँ गिरने से कुछ अंडे बर्बाद जरूर हो गए थे, पर थोड़े से अंडों के तबाह होने से ऑस्ट्रेलिया को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसीलिए बड़े ही गुरूर से ऑस्ट्रेलिया उठता है, देखो ये सब मेरे बच्चे हैं और जल्दी ही अंडों से बाहर आने वाले हैं, इनके बाहर आते ही पूरी दुनिया हमारा खाना बनेगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बीस्ट मुझसे बच गए, तुमने मुझे तो इतना दूर ढकेल दिया, अपने बीस्ट से मुझे तो दूर कर दिया, पर क्या तुम्हारे पिद्दी बीस्ट इतने पावरफुल हैं कि मेरे सबऑर्डिनेट्स को, शैडो डीमंस को हरा दें? इम्पॉसिबल। मेरे सबऑर्डिनेट्स सेकंड ट्रांसन लेवल के हैं और जल्दी ही तुम्हारे बीस्ट का एनाहिलेशन करने वाले हैं। बोल के जैसे ही ऑस्ट्रेलिया अपना घमंड दिखाता है वैसे ही जियो गुर्राने लगता है। मेरे बीस्ट कमजोर नहीं है कीड़े, उनके स्ट्रेंथ पे मुझे पूरा भरोसा है। और रहा तुम्हें यहाँ ढकेलने का, तो बस उनको तुमसे प्रोटेक्ट करने का नहीं था, बल्कि मुझे एक सेफ एरिया चाहिए था जहाँ मैं तुमसे खुल के लड़ सकूं, अपने फुल पावर में आ सकूं। और तुम्हारे नेस्टिंग ग्राउंड से ज्यादा अच्छी जगह क्या मुझे मिल सकता था? तुम्हारे बच्चे सब यहीं पे खत्म हो जाएंगे बोल के जियो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जियो अपने फुल पावर को एक्टिवेट करने के लिए एक नया रूप ले लिया था, एक ट्रीएंट रूप, एक ऐसा रूप जिसमें उसके हाथ पैर थे, उसके लहराते वाइन्स उसके बाल बन गए थे और उसके सख्त ब्रांचेस और रूट्स उसके पीछे के टेंटिकल्स बन गए थे, उसके सपोर्ट बन गए थे। ट्रांसफॉर्म होते ही जियो अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है, देखते ही देखते एक धमाका होता है, आग के लपटों की चपेट में पूरा एरिया आ जाता है। उस जलती हुई आग से ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप को बचा लेता है, पर उसके अंडे, उसके बच्चे सब जल की राख हो जाते हैं। नजारा देख के ऑस्ट्रेलिया गुस्से से बौखला आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया को और चिढ़ाते हुए जियो उसे ताना मारने लगता है। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास तो इमोशन है ही नहीं, पर इसमें शायद मैं गलत था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भी गुस्सा हो सकते हो, पर देखो मैंने जो कहा था वही हुआ, तुम्हारा गुरूर ही तुम्हारे बच्चों की अंत का कारण बना बोल के जियो ऑस्ट्रेलिया का खिल्ली उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ शहर में अब भी आतंक मचा हुआ था, शैडो डीमंस अब भी ह्यूमन हंटिंग कर रहे थे और वहाँ इंसानों को बचाने के लिए साउजी अपने पांडा के साथ पहुँच गयी थी और उनका पीछा करते करते जियो के बीस्ट भी वहाँ पहुँच गए थे, जियो के ऑर्डर को कम्प्लीट कर रहे थे। जैसे ही शैडो डीमंस साउजी पे हमला करने की कोशिश करते हैं, हनीपॉट बैजर, गोल्डन मंकी, वाइल्ड बोर और विंड वुल्फ उनके सामने आ जाते हैं और शैडो डीमंस पे हावी होने लगते हैं। शहर के दूसरे कोनों में भी वही हाल था, जियो के बीस्ट ह्यूमंस के रेस्क्यू में आ गए थे, जहाँ एक कोने में जायंट बबून किंग अपने मंकी आर्मी के साथ आ गया था, बस अपने हाथों के वार से शैडो डीमंस को कुचल रहा था। वहीं उसके मंकी आर्मी शैडो डीमंस पे धावा बोल दिए थे, शैडो डीमंस पे चढ़ के उनके नाक कान खींच के पत्थरों से मार के उनको पागल कर रहे थे। जायंट बबून किंग दिखने में इनोर्मस था, उसके एक ही पैर के वार से हजारों शैडो डीमंस का खात्मा हो रहा था। पर ऐसे सीन को देख के ह्यूमंस डरने लगे थे। वो लोग तो यही सोच रहे थे कि बंदरों की सेना अभी के लिए ये तो शैडो डीमंस से लड़ रही है, पर बाद में इंसानों को ही खाएगी, मौत से हमें कोई बचा नहीं पाएगी। वहीं शहर के दूसरे कोने में मैंटिस क्वीन आ गई थी, अपने ब्लेड जैसे साइज से शैडो डीमंस को वो टुकड़ों में बांट रही थी। वो और उसके लाखों मैंटिस दूसरे काम भी कर रहे थे, ह्यूमंस को रेस्क्यू करके वो सेफ जगह पे ले जा रहे थे।
तीसरे कोने में फ्लेम बोर था और जलते हुए बोर्स का वो एक सीना लेके आया था। वाइल्ड बोर्स वैसे इंसानों को प्रोटेक्ट करना तो नहीं चाहते थे क्योंकि वो इंसानों की फितरत से वाकिफ थे, पर क्या कर सकते हैं, अभी के लिए वो सब उनको करना पड़ रहा था क्योंकि ये उनके मास्टर जियो का कमांड था। चौथे कॉर्नर को आंट क्वीन संभाल रही थी। वहाँ का आसमान पूरा लाल हो रखा था, खून की छींटों से या आग से नहीं बल्कि आंट आर्मी से था जो लगातार आसमान में उड़ रहे थे और ह्यूमंस को रेस्क्यू करके सेफ जगह पे ले जा रहे थे। रेस्क्यू खत्म होते ही क्यानकिन किंग जाओ के पास जाती है और उसे अपडेट देती है क्योंकि किंग जाओ ही सारे रेस्क्यू ऑपरेशन को हैंडल कर रहा था। अपडेट पाते ही किंग जाओ सभी को पीछे हटने को बोल देता है क्योंकि अब सब कुछ जियू और उसके 9 बीस्ट संभालने वाले थे और वो संभाल भी रहे थे। नाइनटेल फॉक्स उस इवॉल्व हुए शैडो डीमन से लड़ रही थी, वहीं वुली मैमथ और व्हाइट स्नेक शैडो डीमन से गिर गए थे। वो उन सबको कुचल के मार तो रहे थे पर शैडो डीमंस का नंबर बहुत ज्यादा था जो कि कंटिन्यूअसली आ ही रहा था। वहीं किसी कोने में स्पाइडर क्वीन की एक अंडरलिंग पोर्कुपाइन और दूसरे बिस्ट भी थे जो कि शैडो डीमन से जूझ रहे थे, पर अचानक उनके सामने एक जायंट शैडो डीमन आ जाता है जो कि उनको निगलने ही वाला होता है, पर वो वहाँ से बच निकलते हैं क्योंकि उनको बचाने वहाँ व्हाइट टाइगर आ जाता है और सबको रेस्क्यू करके वहाँ से उड़ा ले जाता है। वैसे वो जायंट शैडो डीमन उनका पीछा तो करता है पर गोल्डन आंट के हाथों वो मारा जाता है। जियो के बीस्ट लड़ तो रहे थे पर उनकी बैटल को देख के यही लग रहा था कि वो शैडो डीमन से जीत नहीं पाएंगे, उनके कंटिन्यूअस आते नंबर से वो हार जाएंगे। पर तभी आसमान से एक आवाज आती है, फॉल्कन उड़ते हुए आके सबको एक मैसेज दे देती है। मैसेज की होल्ड बैक करने की, अपने स्किल्स को दबाने की कोई जरूरत नहीं है, सारे ह्यूमंस अभी रेस्क्यू हो चुके हैं, अब तुम लोग खुल के लड़ सकते हो, शैडो डीमंस को उनका औकात दिखा सकते हो। मैसेज पाते ही सारे के सारे बीस्ट मुस्कुराने लगते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि जियो के बीस्ट कब से तड़प रहे थे, अपने फुल पावर में लड़ने के लिए वो उतावले हो रहे थे और ये सब उनके एक्शन में हमें दिखता भी है क्योंकि मैसेज पाते ही टायरानोसोरस रेक्स अपने फुल फोर्स से सुपरसोनिक वेव को अनलीश करता है और आने वाले शैडो डीमंस के चिथड़े उड़ा देता है। वो वहीं पे नहीं रुकता, टायरानोसोरस रेक्स तो अपने नेक्स्ट किल इन्फेर्नो रे बीम को यूज करने लगता है और शैडो डीमंस को जलाने लगता है। वहीं जो व्हाइट स्नेक थोड़ी देर पहले घिर चुकी थी वो अपने ग्लेशियर आइस बाउंड डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है और शैडो डीमंस के साथ साथ पूरे एरिया को कड़कड़ाती ठंड से जमा के रख देती है। इन सब में बुल डीमन कैसे पीछे रह सकता था, वो तो मैसेज पाके हंस रहा था। देखते ही देखते वो बड़े से एरिया में ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने लगता है। उस एरिया में वो ग्रेविटी के पुल को इतना बढ़ा देता है कि शैडो डीमंस का उठना तो छोड़ो वो तो हिल डुल भी नहीं पाते हैं और बुल डीमन के बैटल एक्स का वो शिकार बनने लगते हैं। वैसे इतना कुछ होने के बाद भी न्यूज रिपोर्टर और उसका कैमरामैन अब भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, पता नहीं कैसे जिंदा थे। सीन स्टार्ट होता है धमाकेदार बैटल से। बैटल जो जियो के बीस्ट और ऑस्ट्रेलिया के शैडो डीमंस के बीच हो रहा था। थोड़ी देर के लिए तो बैटल को देख के लगने लगा था कि जियो के बीस्ट हारने लगे हैं, ऑस्ट्रेलिया के शैडो डीमंस के सामने वो टिकने नहीं वाले हैं, पर वो बस एक गलत फहमी था क्योंकि जियो के बीस्ट अभी तक फुल पावर में नहीं आए थे। शैडो डीमंस के साथ वो सीरियसली नहीं लड़ रहे थे, पर जैसे ही उनको फुल पावर अनलीश करने का परमिशन मिल जाता है पूरा का पूरा पल्ला ही पलटने लगता है। हर एक बीस्ट अपना पावर दिखाने लगते हैं, अपने स्किल से एनिमीज को जमाने और फ्राई करने लगते हैं। जो नाइनटेल फॉक्स कुछ देर पहले थकी हारी लग रही थी, आगे लड़ नहीं पाएगी जैसे दिख रही थी, वो नाइनटेल फॉक्स अब गुस्से से भड़क रही थी। नाइनटेल फॉक्स का सामना इवॉल्व हुआ शैडो डीमन कर रहा था और स्ट्रॉन्गर बनने के लिए वो अपने फेलो कॉम्पेनियंस को ही खा लिया था, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था। पर इस इवॉल्व हुए शैडो डीमन पे नाइनटेल फॉक्स भड़क नहीं रही थी, वो तो पैंडा पे भड़क रही थी। उस पैंडा की हिम्मत कैसे हुई कि ऐसी मुसीबत को खुद टैकल करने की कोशिश करे? क्या वो हमें अपना फैमिली मेंबर ही नहीं मानता या हमारी ताकत पे उसे भरोसा ही नहीं है? बोल के नाइनटेल फॉक्स आग बबूला हो रही थी। वो तो इतने गुस्से में थी कि इवॉल्व हुए शैडो डीमन पे वो ध्यान भी नहीं दे रही थी। पर जब वो इवॉल्व शैडो डीमन नाइनटेल फॉक्स पे हमला कर देता है, वैसे ही नाइनटेल फॉक्स अपने फ्लेम बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है। देखते ही देखते पूरा एरिया फ्लेम से भर जाता है, जलता हुआ स्पीयर बन जाता है और उसी आग के गोले में इवॉल्व हुआ शैडो डीमन
जल भुन के राख हो जाता है। वहीं हुआशिया शहर को इंस्पेक्ट करने के लिए दूसरा एक टीवी चैनल अपने न्यूज रिपोर्टर्स के साथ उड़ते हुए वहाँ हेलीकॉप्टर में आ गए थे और वहाँ वो जो देखे उस पे वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हेलीकॉप्टर से वो लोग देखते हैं कि मिस्टी माउंटेन के बीस्ट शैडो डीमंस को जोरदार टक्कर दे रहे थे। वुली मेहमद जैसा बीस्ट शैडो डीमंस को अपने पैरों तले कुचल रहा था, उनको उठा उठा के पटक रहा था। आर्टिक स्नो बेयर्स तो शैडो डीमंस को थंडर और लाइटनिंग से फ्राई कर रहे थे, उनको भूंद के रख रहे थे। वहीं कुछ बिजली की रफ्तार से शैडो डीमंस पे टूट रहे थे। वो इतने तेज थे कि नॉर्मल इंसानों को तो दिख भी नहीं रहे थे। वो लाइटिंग फास्ट क्रिएचर्स पेरिग्रिन फॉल्कन्स थे जो कि मार्क 5 की स्पीड से उड़ रहे थे और जिसको भी वो टक्कर दे रहे थे उसका तो काम वो 2 पलों में ही खत्म कर रहे थे। वहाँ तो वल्चर्स भी उड़ रहे थे जो कि शैडो डीमंस पे आग के गोले बरसा रहे थे। रिपोर्टर्स को वहाँ छोटे मोटे कुछ स्पाइडर्स, पोर्कुपाइन और व्हाइट टाइगर भी दिखते हैं जो मिलके शैडो डीमंस का वहाँ एक ढेर लगा दिए होते हैं। वहाँ तो डिवाइन फ्लावर भी एक्टिव थी जो अपने माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटीज से शैडो डीमंस को आपस में ही लड़ा रही थी। वैसे तो वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिथ ने उसके पार्टनर को ही खा लिया था और उसका गुस्सा वो शैडो डीमंस पे ही उतार रही थी। पैंडा का बदला वो बखूबी ले रही थी। ये सारी घटनाएं लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, मास मीडिया उसे देख रहा था। हजारों लोगों के हजारों बातें निकल रहे थे। जहाँ कुछ लोग मिस्टी माउंटेन के बीस्ट से बहुत इम्प्रेस थे, उनके पावर लेवल से बहुत इम्प्रेस थे, वहीं कुछ लोग मिस्टी माउंटेन के बारे में नेगेटिव चीजें भी बोल रहे थे। क्या जमाना आ गया है कि बीस्ट ह्यूमन सिटी पे भी हमला करने लगे हैं। शायद हुआशिया शहर का खेल खत्म होने वाला है, वहाँ शायद बीस्ट का ही राज होने वाला है बोल के कुछ लोग दूसरे लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे थे। न्यूज में तो एक चीज चारों तरफ फैल गया था, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पे छा गया था। न्यूज की ह्यूमंस को अब बीस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक एक करके सेफ जगह पे एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जिसे देख सब लोग सरप्राइज थे। एक तरीके से ये न्यूज कुछ लोगों के दिलों में बीस्ट के प्रति उनका रेस्पेक्ट बढ़ाने लगे थे। पर कुछ भी हो, फेडरेशन ये न्यूज देख के समझ गया था कि डीमोनिक ट्री ही उनकी आखिरी उम्मीद है और अगर हो सके तो उनको डीमोनिक ट्री का साथ देना है। कौन भला सोचा था कि जिसके अगेंस्ट वो लड़े थे उसी का ही साथ उनको कभी देना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डीमोनिक ट्री इतना पावरफुल नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलिथ को अकेले हरा दे। पर अगर किसी वजह से डीमोनिक ट्री हार जाए तो उनको उनका आखिरी हथियार यूज करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल मिसाइल जो कभी जीव को खत्म करने के कगार पे ले आया था उसको दोबारा यूज करना पड़ेगा, पर इस बार उसका स्पिरिचुअल पावर दुगना करके। दूसरी तरफ हुआशिया शहर में अब भी बैटल जारी था। जीयू और ऑस्ट्रेलिथ अब भी लड़ रहे थे। जहां जीयू विंड विलो स्ट्राइक एक्टिवेट करके ऑस्ट्रेलिथ पे ब्लेड्स की बारिश कर रहा था, वहीं ऑस्ट्रेलिथ आर्माडिलो की तरह अपने आप को अपने पंखों से घेर लिया था और जीयू के हर एक अटैक से अपने आप को बचा रहा था। ऑस्ट्रेलिथ तो अपने पंख फैला के उड़ के भी लड़ रहा था, पर जमीन पे रह के भी जीयू उसे कड़ी टक्कर दे रहा था, अपने जजांटिक रूट से उसे पीछे ढकेल रहा था। बैटल के बीच अचानक ऑस्ट्रेलिथ हंसने लगता है। एक पेड़ की असली कमजोरी तो आग है बोल के अपने पंखों से फायर स्केल्स को जीयू की तरफ झिंझोड़ने लगता है। जीयू आग के लपटों से घिर तो जाता है, पर बिना कोई डैमेज लिए वो बाहर भी आ जाता है। क्यों कीड़े, क्या तुम भूल गए कि मैं भी फायर एलिमेंट को यूज कर सकता हूँ बोल के मीटियोराइट फेदर्स को यूज करने लगता है। देखते ही देखते आसमान में फायर बॉल्स बनने लगते हैं और धमाकेदार तरीके से ऑस्ट्रेलिथ पे वो गिरने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिथ इस अटैक से बहुत डैमेज ले लिया था। वो इस अटैक के रेडियस में ज्यादा देर रहना नहीं चाहता था, इसीलिए वो पंख फैला के वहाँ से तुरंत उड़ जाता है। पर जीयू उसे इतनी आसानी से वहाँ से जाने कैसे देने वाला था। वो देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिथ के सामने से ओझल हो जाता है और चुटकियों में ऑस्ट्रेलिथ के पीछे पहुंच जाता है। इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिथ कुछ कर पाए, जीयू उसके पेट पे अपने स्टील जैसे हाथों को घुसेड़ देता है और पैंडा को उसके चंगुल से निकाल ले आता है। डैमेज क्रिटिकल था और डैमेज पाके ऑस्ट्रेलिथ खून की उल्टी करने लगा था, इसलिए अपने आप को डेंजर में पाके ऑस्ट्रेलिथ एस्केप करने की पूरी कोशिश करता है। विंग स्केल पाउडर यूज करके ऑक्टोपस की तरह वो जीयू के चंगुल से एस्केप होता भी है। वहीं जीयू पैंडा को देखता है जो कि अब भी डोरमेंट स्टेट में था, एक प्रोटेक्टिव लेयर में अपने आप को बचा के रखा था। क्योंकि बैटलफील्ड उसके लिए सेफ नहीं था, इसलिए जीयू उसे बैटलफील्ड से दूर फेंक देता है, अपने दूसरे बीस्ट के पास भेज देता है। आसमान में उड़ते इनएक्टिव पैंडा को नाइन टेल फॉक्स दूर से ही देख लेती है और वो तुरंत डीमोनिक बुल को इशारों में समझा देती है कि उसे क्या करना है। यूं तो डीमोनिक बुल शैडो डीमन से लड़ने में बिजी था, फिर भी कमांड समझ के वो अपने ग्रेविटेशनल पुल को उड़ते हुए पैंडा पे केंद्रित कर देता है और पैंडा को सेफली अपने पास लैंड कर लेता है।
अब बारी व्हाइट स्नेक का था और अपने काम में वो तुरंत लग जाती है। इनएक्टिव पैंडा को अपने मुंह में लेके वो मिस्टी माउंटेन की ओर भागने लगती है, पर ऐन वक्त पे उसे शैडो डीमंस घेर लेते हैं और पैंडा को उसके मुंह से छीन लेते हैं। जब सबको लगने लगा था कि पैंडा को वो लोग फिर से खो दिए हैं, तभी पैंडा धमाकेदार एंट्री करता है। घायल होके भी शैडो डीमंस का वो चिथड़े उड़ा देता है, पर जब अपने सामने वो अपनी फैमिली को देखता है, दूसरे बीस्ट को देखता है, वो इमोशनल होके फूट फूट के रोने लगता है। वो बोलने लगता है कि उसको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ सारे बीस्ट आ जाएंगे बोल के वो कभी नहीं सोचा था। पर अचानक कुछ उल्टा हो जाता है। नाइनटेल फॉक्स अपनी पूंछ से पैंडा को जोरदार एक तमाचा मारती है और पैंडा को धमकाने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अकेले आने की और ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाने की? क्या हम तुम्हारे परिवार नहीं हैं? या हमारे साथ मिलके लड़ने को तुम्हें शर्म आती है? नाइनटेल फॉक्स पैंडा को धमका ही रही थी कि पैंडा फूट फूट के रोने लगता है और सबसे माफी मांगने लगता है। वो बोलने लगता है कि वो किसी को भी उसकी वजह से मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। वो अपने परिवार को फिर से खोने से डर रहा था। पैंडा की ऐसी बातें सुन नाइनटेल फॉक्स पिघल जाती है और पैंडा को समझाने लगती है। वो पैंडा को समझाती है कि वो सब लोग एक परिवार हैं, इसलिए तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद जियू भी वहाँ आ गया है। सीन स्टार्ट होता है हुआशिया के शहर से, एक बैटल ग्राउंड से, जहां पांडा सबसे माफी मांग रहा था। एक तरीके से वहां इमोशनल सीन चल रहा था, सीन जिसमें पांडा का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वहीं नाइनटेल फॉक्स उसे एक गुड न्यूज देती है, गुड न्यूज की वो जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया से भी लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो साव आई उसी शहर में है और सुरक्षित है। पैंडा चाहे तो उससे वो मिल भी सकता है। वो लोग तो पैंडा को वहां जाने के लिए हेल्प भी करते हैं। व्हाइट स्नेक पे पैंडा को बिठा के साव आई के पास उसे वो भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है हुआशिया शहर के सिटीजन्स के पास। सिटीजन्स जो फिलहाल के लिए तो एक सुरक्षित जगह पे चले गए थे, पर उनका पीछा करते करते शैडो डीमंस भी वहाँ आ धमके थे। वहाँ भी अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। नॉर्मल सिटीजन्स को बचाने के लिए जो जो बीस रेस्पॉन्सिबल थे, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहे थे। शैडो डीमंस को सिटीजन्स के पास जाने नहीं दे रहे थे। वहाँ पे किंग जाओ था जो अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए कॉपर वॉल क्रिएट कर रहा था, शैडो डीमंस को कॉर्नर कर रहा था। वहाँ पे क्यान किन भी थी जो अपने पॉइजनस वाइन से शैडो डीमंस को निचोड़ रही थी। क्यानकिन तो वल्चर्स के साथ मिलके आसमान पे नजर भी रख रही थी। तभी उन लोगों को दिखता है कि आसमान से शैडो डीमंस की पूरी एक फौज ही उनकी तरफ आ रही है। ड्रैगन्स और एरेक्नोइड के रूप में इंसानों को मारने के लिए वहाँ आ रही है। उस समय वहाँ उतने बीस्ट ट्रूप्स नहीं थे कि वो इतने सारे शैडो डीमंस से लड़ पाए, पर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो कि किसी ने भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होता है। अचानक गोलियों की बौछार होने लगती है। इन्वेडिंग शैडो डीमंस को गोलियां छल्ली करने लगती हैं और ये अटैक फेडरेशन करवा रहा होता है। फेडरेशन की पूरी एक आर्मी ह्यूमंस की रेस्क्यू में वहां आ चुका होता है। हेलीकॉप्टर से, आर्टिलरी से धमाकेदार अटैक होने लगते हैं और इस बार तो ह्यूमंस का साथ जीव के बीस्ट भी दे रहे होते हैं। सभी लोगों को लड़ते हुए देख साओ आई भी लड़ाई में कूद जाती है, पर एक कहावत है, नजर हटी और दुर्घटना घटी, और ये सब साओ आई के साथ होते होते बच जाता है। 2-3-4 शैडो डीमंस को मार के साओ आई थोड़ी अनमाइंड हो जाती है। बैटलफील्ड से उसकी नजर थोड़ा हट जाता है और उसी मौके का फायदा उठाते हुए एक जायंट शैडो डीमन उस पे हमला कर देता है। वो जायंट शैडो डीमन उसे खाने ही वाला होता है कि साओ आई के रेस्क्यू में पैंडा आ जाता है। पैंडा अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो पहले वाला जू का कमजोर पैंडा नहीं था और साओ आई को छोड़ के तो वो बिल्कुल जाने वाला नहीं था। जब वो देखता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड को एक शैडो डीमन खाने वाला है, तब वो गुस्से से बावला हो जाता है और उस शैडो डीमन को वो खुद मार के खा जाता है। पैंडा और व्हाइट स्नेक के वहाँ आने के बाद भी शैडो डीमंस की आर्मी वहाँ आते जा रहे थे, इसीलिए ह्यूमन सोल्जर्स शैडो डीमंस की ओर एक आरपीजी चला देते हैं। पहला वाला तो सक्सेसफुली ब्लास्ट होता है, पर जब दूसरी की बारी आती है तो उस आरपीजी मिसाइल को शैडो डीमंस खा लेते हैं और बाउंस करके वापस ह्यूमंस की ओर ही भेज देते हैं। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि आने वाले आरपीजी मिसाइल को देख के भी कोई रिएक्शन नहीं कर पाया। जब सब लोग सोच लिए थे कि वो लोग ब्लास्ट का शिकार होने वाले हैं, तभी आने वाले आरपीजी मिसाइल को
कोई पकड़ लेता है और मिसाइल को फिर से सेरोडीमंस की ओर ही मोड़ देता है, जिससे कई सारे सेरोडीमंस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से मारे जाते हैं। वैसे आरपीजी मिसाइल को पकड़ने वाला व्हाइट क्रेन था और वो ये सब करके भी खुश नहीं था, क्योंकि व्हाइट क्रेन ज्यादातर अकेले अकेले ही रहता था, इसीलिए ज्यादातर बीस्ट उसे भूल ही गए थे। उसके नाम को तो छोड़ो, कुछ बीस्ट तो उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। ब्लास्ट के बाद भी सेरोडीमंस की आर्मी रुक नहीं रही थी, धीरे धीरे वो सब पे हावी होने लगी थी। पर तभी बाई एम्परर सिटी से कुछ सुपर ह्यूमंस वहाँ आ जाते हैं और सेरोडीमंस से लड़ने लगते हैं। उन 3 सुपर ह्यूमंस में एक तो वांग हाओ था, जो कभी शाओलिंग को प्रपोज किया था और स्पिरिचुअल एनर्जी के अभाव से बेहोश हो गया था। दूसरा एक सुपर ह्यूमन एक असिस्टेंट था और तीसरा हैवी आर्टिलरी गनमैन था। तीनों की तीनों ही पावरफुल सुपर ह्यूमंस थे और बैटल में आते ही सेरोडीमंस के छक्के छुड़ा रहे थे। जहाँ वांग हाओ अपने एनर्जी स्वॉर्ड से सेरोडीमंस को खत्म कर रहा था, वहीं वो असिस्टेंट अपने डैगर से छिपते छिपाते सेरोडीमंस को मौत की नींद सुला रहा था। उन तीनों सुपर ह्यूमन में सबसे गुस्सेल वाला तो वो गनमैन ही था, जो कि बीस्ट को उतना ज्यादा पसंद नहीं करता था। वो तो मिस्टी माउंटेन की बीस्ट के साथ टीम अप भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए फायरिंग करते करते वो सेरोडीमंस के साथ साथ मिस्टी माउंटेन की बीस्ट को भी जलाने लगता है। दोस्त और दुश्मन के फर्क को वो बिल्कुल ही भूल जाता है। जब किंग ज़ाओ देखता है कि उसके गोरिल्लास हनीपॉट बैजर और दूसरे बीस्ट गनमैन के हमले से घायल हो रहे हैं, तब तुरंत वो अर्थ स्पाइक को एक्टिवेट कर देता है और सुई की नोक से वो गनमैन को एक धमकी देता है। धमकी कि अगर उसके अटैक से मिस्टी माउंटेन का एक भी बीस्ट घायल हुआ तब उसको वो तुरंत मार देगा। गनमैन माफी मांग के किंग ज़ाओ से तो बच जाता है, पर हनीपॉट बैजर बिजली के झटके दे दे के गनमैन को सबक सिखाने लगता है, अपना बदला लेता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिथ और जियो के फाइट में अपर हैंड जियो पा रहा था। कम से कम देख के तो यही लग रहा था। जियो 9 वुड अर्बोरियल रूट्स यूज करते हुए ऑस्ट्रेलिथ को अपने रूट से पंचेस पे पंचेस मार रहा था। मार मार के उसे अधमरी हालत में ले आया था। पर तभी ऑस्ट्रेलिथ अपने पंख फैला के फिर से उड़ने लगता है और अपने टेंटाकल्स में बांध के जियो को भी वो अपने साथ उड़ाने लगता है। ऑस्ट्रेलिथ सोचा था कि जियो हवाई हमलों में कमजोर होगा, वो जियो को हवा में ही खत्म कर देगा, पर वो जियो के स्किल से वाकिफ नहीं था, क्योंकि हवा में लटकते लटकते जियो अपने जजेंटिफिकेशन स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो जजेंटिक बन जाता है, पहाड़ों से भी बड़ा बन जाता है। एक टाइम के लिए तो ऑस्ट्रेलिथ भी जियो के सामने बस एक कीड़ा जैसा दिखने लगता है। उसी जजेंटिक रूप में जियो जैसे ही अपने हाथों से ऑस्ट्रेलिथ को धड़ाम से एक पंच मारता है, जोरदार एक धमाका होता है, धरती कांप जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाता है। कई किलोमीटर दूर से हेलीकॉप्टर में बैठ के रिपोर्टर्स सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे और उतनी दूर रह के भी वो उस अटैक के इम्पैक्ट को महसूस किए थे। सिर्फ रिपोर्टर्स ही नहीं, सिविलियंस भी उस अटैक के कंपन को महसूस किए थे और डर के मारे अंदर से ही हिल गए थे। वैसे फेडरेशन भी ये सब देख रहा था और पहली बार जियो की फुल पावर को वो विटनेस किया था, क्योंकि एक अटैक से ही वो धरती में बड़ा सा दरार जो ले आया था। पर क्या ऑस्ट्रेलिथ हार गया था? बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिथ घायल जरूर हो गया था, पर अब भी वो जिंदा था। वो तो इतना सब होने के बाद भी जियो को खाने के फुल फिराक में था। ऑस्ट्रेलिथ को देख के जियो भी समझ चुका था कि फोर्ट ट्रांसन के पीक के पावरफुल बीस्ट को हराना कोई मजाक नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिथ को इतना घायल कर चुका है, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। पर अचानक उसके सामने कुछ अजीब होने लगता है। ऑस्ट्रेलिथ उठ खड़ा होता है और अपने विंग्स को उखाड़ फेंकता है और ये सब करते करते ऑस्ट्रेलिथ मुस्कुराने भी लगता है। सरप्राइज मत हो, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और मैं अपने पंखों को इसलिए फेंक रहा हूँ क्योंकि डैमेज चीजें मेरे लिए कोई काम की नहीं है। तुम्हें जरूर खाऊंगा, तुम्हें खा के मैं और ज्यादा इवॉल्व होऊंगा, पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा। बहुत खेल लिए, अब असली लड़ाई शुरू होगी, बोल के ऑस्ट्रेलिथ आसपास से स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने लगता है। देखते ही देखते उसका स्पिरिचुअल एनर्जी 7 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन तक पहुंच जाता है। जहां एक तरफ जियो के पास बस 3.3 मिलियन स्पिरिचुअल एनर्जी बाकी था, वहीं ऑस्ट्रेलिथ तो स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करते करते 5th ट्रांसन ऑर्डर तक भी पहुंचने लगा था। क्या इस बार का बैटल ऑस्ट्रेलिथ जीत जाएगा? क्या फेडरेशन इसमें कुछ कर पाएगा या किसी तरह से जियो फिर से इवॉल्व हो जाएगा? ये सब तो हमें फ्यूचर ही बता पाएगा। सीन स्टार्ट होता है लड़ाई से। लड़ाई जो ऑस्ट्रेलिथ और जियो के बीच हो रहा था, दो एक्सट्रीमली पावरफुल बीस्ट के बीच हो रहा था। वैसे तो लड़ाई बहुत देर से हो रहा था, पर ऐसी घमासान लगातार लड़ाई से ऑस्ट्रेलिथ
धीरे धीरे उभरने लगा था। ऑस्ट्रेलियत अब जान चुका होता है कि अगर वो लड़ाई को ज्यादा देर खींचेगा तो उसी का ही लॉस होगा। इसीलिए वो बैटल को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए अपने आखिरी दांव को चलने लगता है। ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने लगता है। जब उसका स्पिरिचुअल एनर्जी 9 मिलियन के आसपास पहुंच जाता है तब वो जोरदार धमाके के साथ एनर्जी का एक बीम जियो की तरफ लॉन्च कर देता है। आने वाला अटैक बहुत पावरफुल था। सोलर बीम की तरह अपने सामने में आने वाले हर एक चीज को वो जला के राख कर सकता था। उस अटैक से बचने के लिए जियो तुरंत अपने क्रिस्टलाइजेशन रूट को एक्टिवेट कर लेता है और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को दूसरी सुनसान जगह पे रिफ्लेक्ट कर देता है। वो पावरफुल एनर्जी जहाँ टकराता है वहाँ 7.5 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक ले आता है जिसे पूरा शहर महसूस करता है। ऐसे अटैक को देख के फेडरेशन भी सोच में पड़ जाता है कि अगर डीमोनिक ट्री ना होता तो वो लोग तो कब के मारे जा चुके होते। सिर्फ हुआशुआ शहर ही नहीं, फेडरेशन भी खतरे में आ चुका होता। इसीलिए फेडरेशन का प्रेसिडेंट अपने ऑफिसर्स को एक कमांड देता है। कमांड की अगर जियो हार गया तो उनको बिना देरी किए स्पिरिचुअल मिसाइल को लॉन्च करना होगा और अगर ना किया तो एनाहिलेशन पक्का हो जाएगा। वहीं जियो भी सोच में पड़ गया था कि ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा बीस्ट है जो उसे इस कदर टक्कर दे रहा है, उसे इतना घायल कर दिया है। पर जियो ये भी समझ गया था कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे पावरफुल मूव को मल्टीपल बार यूज नहीं कर पाएगा और अगर कर भी पाए तो जियो उसे करने नहीं देगा। पर वो इस बार गलत था। पर ऑस्ट्रेलिया इतने में कहां रुकने वाला था। अचानक जियो देखता है कि ऑस्ट्रेलिया फिर से वही अटैक करने लगा है, स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पास गैदर करने लगा है। पर इस बार जैसे ही ऑस्ट्रेलिया एनर्जी बीम को रिलीज करता है जियो उसे अर्थ बैरियर से रोक लेता है और टकराने वाले एनर्जी बीम को आसमान की तरफ मोड़ देता है। पर इतना करके क्या जियो ने ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया? बिल्कुल नहीं। एनर्जी बीम के बाद ऑस्ट्रेलिया मल्टीपल इवॉल्व हुए शैडो बीस्ट को रिलीज करने लगा था, एक एक करके उनको क्रिएट करने लगा था। ये शैडो बीस्ट ऑस्ट्रेलिया के वफादार थे और पैदा होते ही जियो को मारने के लिए उसकी ओर भागने लगे थे। पर मदद बस ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं आया था, जियो के पास भी आया था। सावलिंग पूरी ताकत से बिजली के झटके से वहां आ गई थी और अपने फ्लेमिंग सोर्ड से वो शैडो बीस्ट पे बरसने लगी थी। अटैक इतना धमाकेदार कि पूरा एरिया जलने लगा था और सावलिंग की सोर्ड तो उसकी पावर लेवल को ना सह पाके 2 टुकड़ों में टूट गया था। ऐसे नजारे से खुद सावलिंग ही नहीं, शहर के सिटीजन्स भी सरप्राइज हो गए थे जो उसे लाइव देख रहे थे और उम्मीद की एक किरण पाके उसे चीयर करने लगे थे। सावलिंग जियो के पास पहुंच के उसे एक खबर देती है, खबर की उनको जल्दी से जल्दी सब कुछ निपटाना पड़ेगा क्योंकि फेडरेशन हुआशिया शहर में एक मिसाइल लॉन्च करने वाला है। जहां सावलिंग सोच रही थी कि जियो खबर सुन के घबराएगा, हड़बड़ाएगा, वहीं जियो ऐसा कुछ नहीं करता। उल्टा जियो थोड़ा सोच के फेडरेशन से बात करने की सुझाव देता है। शायद जियो के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आ चुका होता है। जैसे ही सावलिंग के थ्रू जियो और फेडरेशन के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जियो फेडरेशन को एक सुझाव देता है, सुझाव कि वो ऑस्ट्रेलिया को अकेले हरा नहीं पाएगा और ना ही फेडरेशन उसका कुछ अकेले बिगाड़ पाएगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए उसको फेडरेशन की एक मदद चाहिए। पर क्या और कैसी मदद, हमें तो ये आगे ही पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर खुद सावलिंग ऑस्ट्रेलिया से जूझने लगी थी। अपने फ्लेम बटरफ्लाई से वो ऑस्ट्रेलिया पे हमला करने लगी थी, पर फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। सावलिंग तो अपने फ्लेम फेयरी के रूप में भी आ जाती है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया के सामने वो फीकी ही पड़ती है। बैटल से सावलिंग एक बात जरूर समझ गई थी कि ऑस्ट्रेलिया बहुत पावरफुल है और वो ऑस्ट्रेलिया के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाने वाली है। इसलिए सावलिंग ऑस्ट्रेलिया को बस उलझा के रख रही थी ताकि जियो को मौका मिल पाए कुछ करने का, अपने प्लान में आगे बढ़ने का। और होता भी ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया अपने टेंटिकल्स में सावलिंग को पकड़ चुका था और इस विक्ट्री से वो इतना बहक गया था कि वो जियो को तो भूल ही गया था। पर सडनली उसे एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो एक तीखी साउंड की ओर अपनी नजर फेरता है, वैसे ही उसे आसमान में एक मिसाइल दिखता है जो कि उनकी ओर ही तेजी से बढ़ रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया तो और भी शॉक में तब आ जाता है जब उस मिसाइल को जियो मिड एयर में पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे अब्सॉर्ब करने लगता है। उस मिसाइल के एनर्जी से अपनी टूटी फूटी बॉडी को हील करने लगता है। अब फिर से 2 जायंट का बैटल शुरू हो जाता है और पहली बार की तरह जियो ही फर्स्ट मूव चलता है। जियो अपने रूट से ऑस्ट्रेलिया को एक ही जगह पे कस के पकड़ लेता है और उसे अपने फायर एलिमेंट से भूनने लगता है। जलते हुए ऑस्ट्रेलिया जियो पे एक इल्जाम लगाता है, इल्जाम की वो एक खुदगर्ज है और अपने फायदे के लिए वो इंसानों के साथ भी मिल गया है। जिस पे जियो ऑस्ट्रेलिया को एक करारा जवाब देता है। जियो ऑस्ट्रेलिया को समझाता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है और अपने फायदे के लिए तो लोग गधे का भी पैर पकड़ लेते हैं और उसने भी वही किया है। ऐसे जवाब सुन ऑस्ट्रेलिया
गुस्से से बौखला जाता है और जियो के रूट्स को चकनाचूर करते हुए, जियो की जंजीरों से फ्री होते हुए वो जियो पे फिर से एनर्जी का एक ब्लास्ट कर देता है। पर इस बार जियो थोड़ा बहुत पहले से पावरफुल हो चुका था और अपनी ओर आने वाले एनर्जी बीम को वो अपने हाथों से ही पकड़ लिया था। जियो उतने में नहीं रुकता, जियो एनर्जी बीम को मोड़ने लगता है, कल्टीवेशन का यूज करते हुए, उस एनर्जी बीम का दिशा बदलते हुए, उसका पावर लेवल बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया के एनर्जी बीम को ऑस्ट्रेलिया पे ही दुगनी पावर से भेज देता है। जैसे ही जंप करते हुए ऑस्ट्रेलिया उस एनर्जी बीम से बचने की कोशिश करता है, वैसे ही जियो ऑस्ट्रेलिया की गर्दन को ही धर दबोचता है। क्योंकि जियो ऑस्ट्रेलिया को अपने मुंह से जकड़ के रखा था, तो ऑस्ट्रेलिया जियो के अटैक के रेडियस में ही रह गया था। इसीलिए जब जियो अपने विलो विंग ब्लेड्स को एक्टिवेट करता है, ऑस्ट्रेलिया उस अटैक से अपने आप को बचा नहीं पाता है और फुल फोर्स का इम्पैक्ट लेके कई किलोमीटर दूर जा गिरता है। इस बार का विंड ब्लेड का पावर सच में बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसके धार से कई सारे बिल्डिंग्स चकनाचूर जो हो गया था। पिछले अटैक से ऑस्ट्रेलिया उभरा ही था कि जियो ऑस्ट्रेलिया को फिर से पंच पे पंच मारने लगता है और उसको खून की उल्टी करवा के दूर फेंक देता है। ऑस्ट्रेलिया अब बहुत मार खा चुका था, वो इतना घायल हो चुका था कि उसका एक्सोस्केलेटन भी टूटने लगा था। पर एक्सोस्केलेटन के टूटने से ऑस्ट्रेलिया मर नहीं जाता। अपने एक्सोस्केलेटन को छोड़ के अपने असली चेहरा को निकाल के ऑस्ट्रेलिया एक नया फॉर्म लेता है, एक घोस्टली फॉर्म, एक स्पिरिचुअल फॉर्म। देखते ही देखते दोनों मोनार्क के बीच जोरदार टक्कर फिर से शुरू हो जाता है, जहां एक तरफ मोल्टिंग करके अपने एक्सोस्केलेटन को छोड़ ऑस्ट्रेलिया और ज्यादा खूंखार बन गया था, अपने लॉस्ट पावर को फिर से पा लिया था, अपने घावों को हील कर लिया था। वहीं जियो इतना किस्मत वाला नहीं था, उसका स्पिरिचुअल पावर लेवल तो लगातार कम हो रहा था। अगर जल्दी से जल्दी बैटल खत्म नहीं हुआ तो इस बार वो बहुत बड़ी मुसीबत में सच में पड़ने वाला था। जैसे ही दोनों बीच टकराते हैं, उनकी टकरार से ट्रमेंडस एनर्जी निकलने लगती है, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अपने घोंसले हाथों से जियो को घायल पे घायल कर रहा था, उसको फिर से चीर फाड़ के रख रहा था। वहीं जियो ऑस्ट्रेलिया को धकेलने के लिए अपने 9 अर्बोरियल रूट्स को यूज करता है और ऑस्ट्रेलिया को अपने रूट से मार मार के पीछे धकेलने लगता है। पर दूर जाके ऑस्ट्रेलिया का ही फायदा होता है, वो जायंट सुनामी वेव्स क्रिएट करने लगता है। ये वही सुनामी वेव्स थे जो आधे हिवाशिया शहर को कभी डुबा दिए थे। पर इससे पहले कि ये सुनामी वेव्स जियो को हिट कर पाए, जियो अपने आइस एलिमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और आइस एज की स्किल से पूरे सुनामी की जमा के रख लेता है। पर क्या इससे ऑस्ट्रेलिया रुक जाता है? बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया अपने सुनामी वेव्स को छोड़ के सोनिक बूम अटैक से जियो पे टूट पड़ता है, जिसका सामना जियो अपने क्रिस्टलाइजेशन रूट से करता है। पर इस स्किल से भी वो अपने आप को पूरी तरह से बचा नहीं पाता है। ऑस्ट्रेलिया तो अपने नेक्स्ट अटैक के लिए भी रेडी हो रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, जियो के अर्थ स्पाइक का वो शिकार हो जाता है। ग्रेविटी के दबाव से वो इधर उधर खींचने लगता है। हाँ, ये लड़ाई बहुत लंबा था, पर लड़ाई से आप लोगों को मजा भी आया होगा और ये लड़ाई अगले एपिसोड तक जरूर खत्म हो जाएगा। पर जियो की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। सीन स्टार्ट होता है लड़ाई के बीच से। लड़ाई जो दो मोनार्क्स के बीच हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया और जियो के बीच हो रहा था। उस घमासान लड़ाई को पैंडा दूर से ही देख रहा था। पैंडा देख रहा था कैसे उसका मास्टर जियो ऑस्ट्रेलिया की धुलाई कर रहा है, ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके कैसे जियो अर्थ स्पाइक से ऑस्ट्रेलिया को चुनवा रहा है। जियो वहीं पे नहीं रुक रहा था, अपने वाइंड से बड़े बड़े बिल्डिंग्स को उठा के जियो ऑस्ट्रेलिया पे फेंक रहा था। एक तरीके से प्रीडेटर और प्रे का खेल चल रहा था। तभी ऑस्ट्रेलिया गुस्से से चीखने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाषण देने की, जब तुम्हारे खुद के हाथ ही खून से लाल हैं। तुम भी तो एक टाइम पे कई सारे बीस्ट को मारे हो। बीस्ट को तो छोड़ो, तुम तो कई सारे इंसानों को भी बेरहमी से मारे हो और खुद इवॉल्व हुए हो। तुमने उनको मारा तो कुछ नहीं और मैंने उनको मारा तो मर्डर, मैनस्लॉटर। ये तुम्हारा कैसा दुगलापन है? मैं भी तो ये सब इवॉल्व होने के लिए कर रहा हूँ। तुम मेरा सामना ना करो, तुम्हें इन इंसानों को बचा के कुछ नहीं मिलेगा, बोल के ऑस्ट्रेलिया गुस्से से भड़कने लगता है। जिसपे जियो उसे एक बात समझाता है। जियो ऑस्ट्रेलिया को समझाता है कि उसे गलतफहमी हो गई है। ये बात
ये फाइट कभी इंसानों का तो था ही नहीं। वो ये बैटल इंसानों के लिए नहीं लड़ रहा है, वो तो ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा है, उनकी प्रोमिसेस को पूरी कर रहा है। जहाँ जियो की बातें सुन पैंडा इमोशनल हो गया था, अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रहा था, वहीं ऑस्ट्रिच हंसने लगता है। ऑस्ट्रिच एक बहुत पावरफुल बीस्ट था, उसके कई सारे मिनियंस भी थे, पर वो कभी अपने मिनियंस को परिवार नहीं मानता था। उसके लिए परिवार, रेस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशन अनजान थे, इसीलिए वो जियो की बातों को समझ नहीं पाता और जियो की बातें सुन ठहाके लगाने लगता है। अरे बेवकूफ, तुम ऐसी चीजों के लिए मेरे साथ लड़ रहे थे, तुम्हारी बातें ही तुम्हारी कमजोरियों को दिखा रहे हैं, तुम इस लड़ाई में ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। जिस परिवार के लिए तुम इतना बेबस होकर लड़ रहे हो, उसी परिवार के सामने मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, बोल के ऑस्ट्रिच आसपास की एनर्जी को फिर से केंद्रित करने लगता है और एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का बॉल बनाता है। वो एनर्जी का बॉल इतना केओटिक था कि उसके प्रेजेंस से ही जोरदार प्रेशर निकल रहा था। प्रेशर इतना तूफानी कि दूर उड़ रहे हेलीकॉप्टर्स को भी वो डगमगा के रख रहा था। और जैसे ही ऑस्ट्रिच उस एनर्जी बॉल को जियो पे लॉन्च करता है, एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। पूरे हुआशा शहर में आंधी तूफान आ जाता है। एक्सप्लोजन से जियो की फर्स्ट बीस्ट नाइनटेल फॉक्स भी अलर्ट में आ गई थी और सारे दूसरे बीस्ट को एक सेफ जगह पे ले गई थी। पर देखो तो, इस बैटल को अब तक रिपोर्टर्स कहीं से रिकॉर्ड कर रहे थे और लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहे थे। इसी वजह से पूरी दुनिया इस बैटल को देख रही थी और अपनी उम्मीद को जियो पे लगा के रखी थी। दूसरी तरफ जियो अपने आप को पूरी तरह से क्रिस्टलाइज कर दिया था और उस एनर्जी के बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो एनर्जी का बॉल इतना डिस्ट्रक्टिव था कि जियो का रिकवरी एबिलिटी भी उसके सामने फीका पड़ रहा था। जियो का जितना ट्री पार्ट्स तबाह हो रहा था, उतना रीजनरेट नहीं हो पा रहा था। पर फिर भी किसी तरह से जोड़ तोड़ के जियो उस एनर्जी के बॉल के इम्पैक्ट को सह लिया था, उसे सक्सेसफुली रोक लिया था। जियो के ऐसी पावर लेवल को देख ऑस्ट्रिच थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं इससे कई लेवल ऊपर हूँ, मैं तो ओर्का जैसे 5th ट्रांसन लेवल के बीस्ट को भी हरा दिया हूँ, पर ये पेड़ मुझे इतना परेशान कैसे कर रहा है, ये इतना ढीठ कैसे है। बैटल के बीच जियो अपना नेक्स्ट मूव भी चल चुका था। एक्सप्लोजन का धुआं अभी तक क्लियर हुआ भी नहीं था कि जियो धड़ाम से ऑस्ट्रिच के सामने आ जाता है और अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड चलता है। ये ट्रम्प कार्ड एक ऐसा एबिलिटी था जो जियो को डिवाइन फ्लावर से मिला था और हाँ, सच में वो एक बहुत पावरफुल स्किल था। जैसे ही जियो टाइम पॉज की स्किल को एक्टिवेट करता है, उसके सामने बहुत बड़ी एरिया थोड़ी देर के लिए थम जाता है। ऑस्ट्रिच टाइम के प्रभाव से एक डिफेंसलेस पुतला बन जाता है। ये कुछ सेकंड्स जियो के लिए काफी था ऑस्ट्रिच को हराने के लिए और उस टाइम को जियो बखूबी यूज करता है। जियो तुरंत अपने 9 अर्बोरियल रूट्स को एक्टिवेट करता है और पंचेस पे पंचेस मार के जियो ऑस्ट्रिच को बेरहमी से मारने लगता है। जियो वहीं पे नहीं रुकता, वो तो ऑस्ट्रिच को उठा उठा के पटकने लगता है। अर्थ एलिमेंट को यूज करके, ग्रेविटी को यूज करके वो ऑस्ट्रिच को चीरने फाड़ने लगता है। पर क्या जियो वहीं पे रुकने वाला था? बिल्कुल नहीं। जियो उस थोड़े से सेकंड में अपना सब कुछ दे देता है। अपने फायर एलिमेंट को यूज करके जियो ऑस्ट्रिच को भूनने लगता है और आइस से उसे जमाने लगता है। बैटल के बीच एक टाइम ऐसा आता है जब सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन देता है, नोटिफिकेशन कि एनिमी का वाइटल्स अब बंद हो गया है, मतलब ऑस्ट्रिच अब मर चुका है। और हाँ, जैसे ही टाइम रिज्यूम होता है, ऑस्ट्रिच सच में मर चुका होता है, उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ चुके होते हैं। वहाँ पैंडा भी पहुंच चुका था और जियो को देख के वो बहुत खुश हो रहा था। एक लंबी लड़ाई आखिरकार खत्म जो हुआ था। लड़ाई में शहर काफी हद तक तबाह हो गया था और हो भी क्यों ना, लड़ाई 2 महीने तक जो चला था। शहर में अब धीरे धीरे इंसान आने लगे थे, रेस्क्यूड हुए इंसान अपने घर लौटने लगे थे और उन सबको बीस्ट हेल्प कर रहे थे। इन सब के बीच जियो और पैंडा बात करते करते जा ही रहे थे कि नाइनटेल फॉक्स उन दोनों के सामने आ जाती है। वो जियो को ग्रीट करके पैंडा को एक बुरी खबर बताती है। वो बताती है कि शाओ आई मारी गई है। शाओ आई एक बहादुर लड़की थी जो अपने बारे में ना सोच के पहले दूसरों के बारे में सोचती थी और इसी गुण के चलते वो सिविलियंस को बचाने के लिए किंग जाओ के संरक्षण की बाहर चली गई थी और एक शैडो बीस्ट के द्वारा मारी गई थी। नाइनटेल फॉक्स पैंडा से माफी मांगती है, माफी की वो साओ आई को बचा नहीं पाए, पर हाँ, वो लोग साओ आई की याद में उसके लिए एक कब्र बना दिए हैं ताकि इंसान उसे हमेशा याद रखें।
पैंडा के लिए ये खबर दिल दहला देने वाला था। वो जिससे मिलने के लिए ये शहर आया था, जिसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया जैसे भयानक बीस्ट से लड़ा था, जिसके लिए वो इतना बदल गया था, वो लड़की अब इस दुनिया में ही नहीं रही। पैंडा बहुत कुछ सोचा था, कई सारी अधूरी बातें उसे साओ आई से करना था, पर अब वो क्या करेगा। पैंडा बहुत इमोशनल हो जाता है और जियो से मदद मांगता है, मदद की वो उसे बताए कि साओ आई के कब्र के पास पहुंच के वो क्या करेगा, क्या वो उसका सामना कर भी पाएगा। पैंडा जियो को अपने साथ वहां जाने को बोलता है, उसके साथ वहां थोड़ी देर के लिए रहने को बोलता है। पैंडा पे जो बीत रहा था जियो अच्छी तरह से समझ रहा था, इसलिए जियो उसे एक सलाह देता है कि वहां पहुंच के पैंडा को बिल्कुल रोना नहीं है। साओ आई सच में बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी, पैंडा की रोनी सूरत देख के उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो तो पैंडा को स्ट्रॉन्गर ही बनाना चाहती थी। जैसे ही पैंडा उस कब्र के पास पहुंचता है, वो देखता है कि कब्र बहुत सुंदर दिख रहा है। कब्र को क्रिस्टल्स जगमगा रहे हैं, चारों तरफ फूल कब्र को सजाए हुए हैं। ये सब देख के पैंडा समझ जाता है कि उसका परिवार, उसके ब्रदर्स उसको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, कि उसके दोस्त को भी वो लोग इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कब्र के सामने खड़े हुए पैंडा साओ आई से बात करने लगता है। देखो, मैं पहले की तरह कमजोर नहीं रहा, मैं अब स्ट्रॉन्गर बन गया हूँ, पर मैं तुमसे ऐसे मिलना नहीं चाहता था। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, पर तुम खुदगर्ज निकली। तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो। मैं प्रॉमिस किया हूँ, मैं नहीं रोऊंगा। मैं समझ गया हूँ कि टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता, पर काश मैं एक बार तुमसे मिल पाता। बोल के पैंडा फूट फूट के रोने लगता है, अपनी सुनहरी यादों को याद करने लगता है। दूसरी तरफ फेडरेशन में हंगामा हो रहा था, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया मर चुका था। तो क्या फेडरेशन जियो की तरफदारी करने वाला था, जियो का साइड लेने वाला था? बिल्कुल नहीं। जरूरत तो देखो, फेडरेशन तो अब जियो को एक टेररिस्ट का भी दर्जा दे चुका था, जो इलीगली एक एरिया को ऑक्युपाई करके रखा था। सीन स्टार्ट होता है बैटल के आफ्टर मैच से। बैटल जो जियो जीत चुका था, ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर चुका था, उसका नाम वो निशान मिटा दिया था। ऑस्ट्रेलिया के मरते ही हुआशिया शहर के लोग फिर से अपने घरों में वापस आने लगे थे। शहर में खुशियां लौट के आने वाली थी। जहां हुआशिया शहर के लोग जियो को अपना हीरो मानने लगे थे, मिस्टी माउंटेन के बीच से और ज्यादा घुलना मिलना चाहते थे, वहीं हर कोई ऐसा नहीं सोच रहा था। फेडरेशन पे ऑस्ट्रेलिया की मौत की खबर पहुंच चुकी थी, पर फेडरेशन के लोग, फेडरेशन के गवर्नमेंट इतना खुश नहीं हो रहे थे। वो लोग तो यही सोच रहे थे कि ये सब जियो का ही प्लान होगा। डीमोनिक ट्री हुआशिया शहर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। फेडरेशन तो ये भी सोच रही थी कि जियो का कोई सीक्रेट एम्बिशन है, कोई सीक्रेट प्लान है, और मौका मिलते ही वो इंसानों को खत्म करने वाला है। दूसरी तरफ हुआशिया शहर में साओ आई के कब्र के पास पैंडा रोए जा रहा था, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। पैंडा की ऐसी हालत देख जियो भी इमोशनल हो जाता है, एक पेड़ होके भी वो रोने लगता है, और पैंडा को खुद को दुख से उभारने के लिए लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बूंदे साओ आई के बॉडी पे गिरा देता है। जियो अब रेजरेक्शन मैजिक करने लगा था, मरे हुए को फिर से जिंदा करने लगा था, और इसी स्किल का यूज करते हुए जियो साओ आई को फिर से जिंदा कर लिया था। अब पैंडा पे जियो का बहुत बड़ा एहसान रह जाता है। क्या पैंडा उस एहसान को कभी चुका भी पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल के लिए पैंडा बहुत खुश हो जाता है और साओ आई को गले से लगा के रोने लगता है। वहाँ मिस्टी माउंटेन के ज्यादातर बीस्ट मौजूद थे, और देखते ही देखते साओ आई और उसका प्रोफेसर सारे बीस्ट से मिलने जुलने लगे थे। अब साओ आई बस पैंडा की नहीं, दूसरे सारे बीस्ट के भी करीब आ गई थी। वो आखिरकार एक जू में जो काम करती थी, बीस्ट के साथ उठना बैठना, उनके बिहेवियर को स्टडी करना उसके लिए कॉमन सी चीज थी। उसी स्किल का यूज करके साओ आई एक बात पता कर लेती है, और अपनी इंफॉर्मेशन को वो पैंडा के साथ शेयर करने लगती है। साओ आई बताती है कि गोल्डन आंट और कैनकिन के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, शायद उन दोनों का अफेयर चल रहा है। पर ऐसी बातों को क्या पैंडा अहमियत देता है? बिल्कुल नहीं। पैंडा के लिए तो ये सब बेकार की बातें थी, इसलिए वो डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आ जाता है। जियो, उसके बीस्ट और खुद पैंडा के मिस्टी माउंटेन में लौटने का वक्त आ चुका था। साओ आई, मैं मिस्टी माउंटेन में वापस जा रहा हूँ, पर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं डिवाइन ट्री का कर्जदार हूँ, पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मिस्टी माउंटेन ही मेरा एक्चुअल घर है।
बोल के पैंडा साओ आई को अपना गुड बाय बोलता है। पर जाने से पहले वो साओ आई को अपना फ्लूट दे देता है, पर साओ आई फ्लूट को लेने से मना कर देती है। साओ आई के हिसाब से वो फ्लूट बजाना ही छोड़ दी है, पर पैंडा उस फ्लूट को जरूर रख सकता है और अगर किस्मत से वो दोबारा मिले तो उसे वो फ्लूट जरूर दे सकता है और उस वक्त वो फ्लूट जरूर लेगी। देखते ही देखते जियू और उसकी बीस्ट ख्वाशा शहर से मिस्टी माउंटेन की ओर जाने लगते हैं, पर उनके जाने का कोई इंतजार कर रहा था और उनके जाते ही एक स्लाइम जैसा चीज कंडेंस होके नया रूप लेने लगा था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ओशलित अब भी जिंदा था, कम से कम उसका एसेंस तो अब भी जिंदा था और धीरे धीरे एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वो नया एक रूप लेने की कोशिश कर रहा था। ओशलित मन ही मन सोच लिया था कि वो एक दिन जरूर अपना बदला लेगा और जियू का इस धरती से ही नामो निशान मिटा देगा। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, थोड़ा बहुत भी स्ट्रॉन्गर हो पाए, उसको कोई दर्द दबोचता है। ऑस्ट्रेलित उनके चंगुल से बचने की तो कोशिश करता है, पर उस वक्त वो उतना पावरफुल नहीं था कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। तो तुम हो वो छोटे क्रिएचर जो हमारे छोटे भाई को हानि पहुंचाए थे, बोल के अंधेरे से एक बीस्ट सामने आता है और एनर्जी बीम की एक ही ब्लास्ट से वो ऑस्ट्रेलित का किस्सा वहीं खत्म कर देता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलित को आखिरकार मारने वाले हमारे पांडा की जी के ही रिश्तेदार थे, जो कि बहुत पावरफुल दिख रहे थे। वो शायद फेडरेशन के ड्रैगन गार्ड्स का हिस्सा हो सकते थे या फिर वाइल्ड पांडा हो सकते थे जो कभी जू से भाग गए थे और कल्टीवेशन करके इतना पावरफुल बने थे। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि वहाँ 3-4 पांडा आए थे तो उनमें से कुछ हमारे पांडा की जी को भी ढूंढना चाहते थे, जो कि अभी मिस्टी माउंटेन की तरफ जा रहा था, पर उनका लीडर उनको मना कर देता है क्योंकि आज नहीं तो कल वो जरूर मिलेंगी और वो ठीक है, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ पे जियो लंबे समय के बाद आया था और वहाँ पे आके वो बहुत खुश लग रहा था और हो भी क्यों ना, क्योंकि घर जैसी और कोई जगह जो नहीं होता है। मिस्टी माउंटेन में जियो का वेलकम लैंगफेंग करता है, जो उसको अपडेट देता है कि उसके गैर मौजूदगी में मिस्टी माउंटेन को वो अच्छे से संभाल रहा था। लैंगफेंग से बात करते करते जियो एक चीज नोटिस करता है कि उसके इवोल्यूशन पॉइंट्स तो बढ़े ही नहीं हैं। जो पॉइंट्स हर एक किल से बढ़ता था वो ऑस्ट्रेलित को मार के कैसे इंक्रीज नहीं हुआ था। जियो तो ये भी सोचने लगा था कि कहीं ऑस्ट्रेलित जिंदा तो नहीं है, कहीं स्ट्रॉन्गर बन के लौटने वाला तो नहीं है। उसे कहाँ पता था कि उसकी किल चोरी हो गई है। तभी अचानक उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है और देखते ही देखते वो अपने आप को एक अलग ही डायमेंशन में पाता है, एक ऐसा डायमेंशन जहाँ चारों ओर अंधेरा था और उसी अंधेरे में एक आवाज उसे बुलाने लगता है। जियो उस आवाज को अच्छी तरह से पहचानता था, ये वही आवाज था जो उसे मौत के मुंह से बचाया था, उसे रिवाइव किया था और एक टाइम पे उसके साथ फ्यूज हुआ था। सिचुएशन को देख के जियो समझ जाता है कि कोई एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी उसके साथ जुड़ रहा है, उसके कॉन्शियसनेस के माध्यम से उससे बातचीत कर रहा है। वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी जियो को एक वार्निंग देता है, वार्निंग के एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, अंधेरा फिर से अपना पंख फैला रहा है और उसकी मौजूदगी ही बहुत पावरफुल होने वाला है। आने वाले बैटल में अगर जियो हार जाए तो जियो री इनकारनेट होगा और अगर जीत जाए तो वो सब कुछ खो देगा, वो अकेला हो जाएगा। उसके लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई होने वाला है। जियो रिसेंटली ही एक बैटल लड़के आया था, एक पावरफुल मोनार्क को हरा के आया था, पर अगर उस एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी की बातें सच निकली तो जो खतरा आने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा पावरफुल होने वाला था। आने दो, जो भी आ रहा है आने दो, मैं हर एक बैटल लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा, खुद को और अपने परिवार को जरूर बचाऊंगा, बोल के जियो गुर्राने लगता है। मिस्टी माउंटेन मेरे संरक्षण में है बोल के वो हुंकार देने लगता है। सीन शिफ्ट होता है समंदर के एक सुनसान आइलैंड पे, जो कि अचानक डूब जाता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो सुनसान आइलैंड एक जायंटिक सी बीस्ट था जो डूब के समंदर के गहराई में जा रहा था। समंदर के गहराई में अंधेरे में लोकेटेड एक श्राइन में जा रहा था, एक मंदिर में जा रहा था। उस श्राइन में पहुंच के वो सी बीस्ट प्रार्थना करने लगता है सारे सी बीस्ट को, उनके रेस को इवोल्यूशन के सच्चे रास्ते पे ले जाने के लिए, सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए प्रेयर करने लगता है और वो उसका रिस्पॉन्स भी पाता है। शायद समंदर के अंदर एक डिएटी रहता है जो सारे सी बीस्ट को आगे चल के इवॉल्व करने वाला है। क्या पता वो इवॉल्व होके वो जियो के दोस्त बनेंगे या दुश्मन बनेंगे, या इसी खतरे के बारे में वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी जियो को चेतावनी दे रहा है। अच्छा व्यूअर्स, ये बताना तो कि जियो अपने प्रीवियस दुनिया में कैसे मरा था।
सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से। मिस्टी माउंटेन जिसके रेसिडेंट्स अब वापस आ चुके थे, उसकी हर एक कोना किलकारियों से खिलखिलाने लगी थी। मिस्टी माउंटेन का मोनार्क जीयू आते ही अपना कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। स्पिरिचुअल स्टोन्स को अपने अंदर धीरे धीरे अब्सॉर्ब करने लगा था और उसी कल्टीवेशन के दौरान उसके ऊपर एक आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल ग्रास उग गया था, क्योंकि वो रिसेंटली ढेर सारे आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन्स को अब्सॉर्ब जो किया था। पर जीयू उस आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल ग्रास को देख इसको उसी सोच में वो पड़ गया था। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद जीयू अपने व्हाइट बीस्ट को बुलाता है, पर जीयू के पास तो दो व्हाइट बीस्ट थे, एक व्हाइट टाइगर और दूसरा व्हाइट स्नेक थे। व्हाइट टाइगर बड़ा उतावला हो रहा था, उसे लग रहा था कि स्पिरिचुअल ग्रास उसे ही मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। जीयू की नजर में अभी तक व्हाइट टाइगर मैच्योर नहीं हुआ था, ना ही वो इतना काबिल बना था कि स्पिरिचुअल ग्रास की एनर्जी को फुल्ली अब्सॉर्ब कर पाए। इसीलिए जीयू उस स्पिरिचुअल ग्रास को व्हाइट स्नेक को दे देता है, जिसके लिए उसे व्हाइट स्नेक से थैंक यू भी मिलता है और कुछ अनोखा देखने को मिलता है। जैसे ही व्हाइट स्नेक स्पिरिचुअल ग्रास को अब्सॉर्ब करती है, वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है। चारों तरफ लाइट बिखेर के, एनर्जी बिखेर के वो एक ड्रैगोनिक बीइंग में बदल जाती है। एक ऐसी ड्रैगोनिक बीइंग जिसकी बॉडी से कोल्ड फायर निकल रही थी, जो इवॉल्व होते ही अपने आप को हवा में लेविटेट कर पा रही थी। जीयू भी व्हाइट स्नेक के ऐसे रूप को देख के सरप्राइज हो गया था, क्योंकि अब वो कोई स्नेक नहीं थी बल्कि एक एक्वा ड्रैगन बन गई थी और उस एक्वा ड्रैगन के पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी आ गई थी, जैसे कि वो अब बहुत बड़ी एरिया में आइस एलिमेंट को कंट्रोल कर पा रही थी और तो और अपने आप को खुद आइस की स्पिरिट में भी कन्वर्ट कर सकती थी। एक्वा ड्रैगन जीयू के आर्मी में एक फाइन एडिशन थी, जो कि सेकंड ट्रांसेंड ऑर्डर में किसी से कम नहीं थी और अगर इसी तरह से वो इवॉल्व होती रही तो फ्यूचर में एक रियल ड्रैगन बन सकती थी। हाँ, इस दुनिया में भी ड्रैगन्स होते हैं जो कि फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं, जो कि अपने माइट और मैजिक के लिए चारों ओर जाने जाते हैं। और अगर एक्वा ड्रैगन एक रियल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो मिस्टी माउंटेन में वो सबसे पावरफुल बीस्ट बनेगी, मिस्टी माउंटेन के पावर लेवल को हेवेंस तक पहुंचा देगी। ये सब जीयू सोच ही रहा था कि उसके पास नाइन टेल फॉक्स आ जाती है, क्योंकि जीयू अब अपने साइज को इजीली मेंटेन कर सकता था, अपने मन मुताबिक अपने साइज को बढ़ा और कमा सकता था। इसीलिए नाइन टेल फॉक्स उसे एक सुझाव देती है, सुझाव की क्यों ना जीयू बाहर जाए, इस वास्ट दुनिया को एक्सप्लोर करे। वैसे तो ये ख्याल जीयू के मन में भी बहुत दिनों से आ रहा था, क्योंकि नॉर्दर्न बॉर्डर्स को किंगजाओ, आर्टिक स्नो बेयर और व्हेल के कुछ ग्रुप्स पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो शायद समय आ गया था उस सुझाव पे एक्शन लेने का, दुनिया को एक्सप्लोर करने का। इस बार तो जीयू के एक्सप्लोरेशन में खुद डिवाइन फ्लावर भी जाना चाहती थी, हर एक जगह जीयू को हेल्प करना चाहती थी और ऐसे तो जीयू का फायदा ही होने वाला था, दुगना कल्टीवेशन होने वाला था। उसी बीच मिस्टी माउंटेन में कुछ एनोइंग हो रहा था, जिससे सिर्फ जीयू ही नहीं नाइन टेल फॉक्स भी इरिटेट हो रही थी। और इरिटेट हो भी क्यों ना, कीजी हमारा पांडा सबका बार बार फोटो जो ले रहा था और उन सब की पिक्स को बार बार सावाई को भेजे जा रहा था। और फोन पे बात करना तो पूछो ही मत, कीजी जब से आया था फोन पे ही लगा हुआ था, उसके फोन पे बात करना तो खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और देखते ही देखते 2 महीने का टाइम रेत की तरह चला जाता है। उसी 2 महीने के दौरान ऑस्ट्रेलिया सोने का खदान बन गया था, पर वो इंसानों के लिए नहीं बल्कि बीस्ट के लिए सोने का खदान बना था। वहाँ मौजूद कई सारे फॉसिल्स बड़े बड़े बीस्ट को अट्रैक्ट कर रहे थे और उन्हीं फॉसिल से अट्रैक्ट होकर ऑस्ट्रेलिया में अब एक ड्रैगन आ गया था, एक ड्रैगन जो थर्ड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर का था, जिसके एक ही गर्जन से आसमान से बिजली गिरता था, टाइफून आता था। वैसे वहाँ कुछ टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो गए थे, पर वो लोग एक ड्रैगन के सामने कर ही क्या सकते थे, बेचारे वहाँ बेदर्दी से मारे गए थे। देखते ही देखते खबर फेडरेशन, हुआशिया किंगडम, लुआ किंगडम और यहाँ तक कि 10 नेशन अलायंस तक भी पहुंच गई थी, जिसकी वजह से कई सारे कॉन्फ्रेंस और मीटिंग होने लगी थी। मीटिंग में डिस्कस किया जाता है कि मिस्टिकल क्रिएचर्स इस दुनिया में अब अराइज होने लगे हैं। ये ड्रैगन तो बस शुरुआत भर ही है, धीरे धीरे कई सारे मिस्टिकल बीस्ट सामने आएंगे और ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट बनेंगे। मीटिंग में हेड प्रोफेसर सबको उस ड्रैगन से इंट्रोड्यूस कराता है। प्रोफेसर बताता है कि वो ड्रैगन हाई ड्रैगन्स का एक सब स्पीसीज है और फ्यूचर में वो इवॉल्व होने वाला है, और अगर वो ड्रैगन फ्यूचर में कभी इवॉल्व हो गया, अपने माइटी स्टेज में पहुंच गया, तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी उसके सामने फीका लगेगा। सबको डराने के बाद प्रोफेसर उन सबको एक उम्मीद भी देता है, एक आइडिया देता है।
आइडिया कि अगर उनको ड्रैगन को मारना पड़ेगा तो अभी ही एक्शन लेना होगा, और अगर वो सक्सेसफुली ड्रैगन को मार दिए, उसके बॉडी को रिसर्च लैब पे ले आए तो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। ह्यूमंस की जेनेटिक्स को फर्दर इवॉल्व कैसे किया जाए वो ड्रैगन के बॉडी से पता चल जाएगा। मतलब किसी भी हाल में उनको ड्रैगन को मारना ही पड़ेगा, उसके बॉडी को टेस्ट सब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। जहाँ एक तरफ ह्यूमन आर्मी गैदर हो रहे थे, खुद साउलिंग और दूसरे सुपर ह्यूमंस की टीम उस ड्रैगन से लड़ने के लिए डिस्पैच हो रहे थे, वही मिस्टी माउंटेन में भी वो खबर पहुंच चुकी थी। पर जियो उस ड्रैगन को हराने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। हाँ, हो सके तो ड्रैगन को वो अपनी टीम में जरूर मिला सकता था। एक ड्रैगन का एडिशन उसकी टीम के लिए फायदेमंद ही था, पर फिलहाल के लिए वो कहीं और जा रहा था। इसीलिए वो व्हेल को उस रीजन में निगरानी करने का कमांड दे देता है और खुद एक न्यू रीजन में जाने के लिए अपना एक टीम बनाने लगता है। वैसे तो वहाँ मंकीज, मैंटिस, वाइल्ड बोर्स, आंट्स, रैट्स, स्पाइडर्स, विंडुल्फ्स, गोरिल्लास अपने अपने किंग और क्वीन के साथ वहाँ जियो के समनिंग पे आए थे, पर जियो उनमें से कुछ को ही चुनता है अपने एडवेंचर पे ले जाने के लिए। और उनका एडवेंचर भी कहाँ था? वेस्टर्न वेस्टलैंड। वेस्टर्न वेस्टलैंड एक वेस्टर्न डेजर्ट था जो कि ओल्ड एरा से वहाँ पे मौजूद था। लैंग फैंग से जियो को खबर मिली थी कि उस रीजन में फायर स्पिरिचुअल स्टोन का एक खोया हुआ खदान है, और उस खोए हुए खदान को ढूंढने के लिए लैंग फैंग के कई सारे रैट्स मारे गए हैं। जियो उनके सेक्रीफाइसेस को यूं ही वेस्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए अपने गिने चुने बीस्ट के साथ जियो वेस्टर्न वेस्टलैंड को निकल पड़ता है। अपने रूखी सूखी जर्नी पे निकल पड़ता है। नाम के मुताबिक वेस्टर्न वेस्टलैंड पे पानी का एक बूंद भी नहीं था, और उस रीजन में आते ही जियो की बीस्ट को प्यास लगने लगा था। पर उनको पानी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि जियो उन सारे बीस्ट को वहाँ स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया था। वहाँ पहुँचते ही गोल्डन आंट और मेंटिस को कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि रेत पूरा लाल जो लग रहा था। उनकी डाउट को नाइनटेल फॉक्स क्लियर करती है। वो बताती है कि उस रीजन में कई सारे बैटल हुए होंगे, कई सारे बीस्ट वहाँ मारे गए होंगे, और उन्हीं के खून से ही वो डेजर्ट लाल दिख रहा है। वो डेजर्ट कोई खेलने की जगह नहीं था, वहाँ कई सारे राज छिपे थे, कई सारे अननोन खतरे उनके लिए इंतजार कर रहे थे। पर ये बातें पैंडा कैसे समझे? वो तो यहाँ भी अपने सेलफोन पे ही बिजी था, साव आई से बातें ही कर रहा था, जगह जगह अपने लिए नेटवर्क्स ढूंढ रहा था। उसी बीच रेत के अंदर से उस पे एक बीस्ट हमला कर देता है, जिसे जियो पटक के मार देता है। पर पैंडा अब भी मदहोश था, साव आई के सिवाय उसे कुछ नहीं दिख रहा था।